डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा एडिट, अनुवादित और अनुकूलित की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वो मात्र संयोग है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी YouTube पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका संपादन और अनुवाद विशेष रूप से हमारे द्वारा किया गया है। नोट, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आज का जो वीडियो है, ये मेंबरशिप का आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद मेंबरशिप सेक्शन में वीडियो नहीं आएंगे। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि अब से हर वीडियो के साथ एक टारगेट रहेगा। अगर आप लोगों ने मिलकर वो टारगेट पूरा कर दिया तो मैं एक ही दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस एक ही शर्त है, टारगेट पूरा होना चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट, लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है। आपका प्यार और साथ ही मेरी असली ताकत है। अब चलिए कहानी पर आते हैं। एपिसोड 421, मोहनलाल की हार। ऐसा है, क्या जय सिंह ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तो फिर तुम्हारे ऊपर ये त्रिमूर्ति देवता का तेज कैसा है? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। प्रेत तलवार मोहनलाल ने फिर से इनकार कर दिया। जय सिंह ने आगे कुछ नहीं पूछा। मोहनलाल के हाव भाव से वो समझ गया था कि मोहनलाल दोषी है। वास्तव में उसके और त्रिमूर्ति देवता के बीच कोई संबंध लगता था। जय सिंह को उम्मीद नहीं थी कि त्रिमूर्ति देवता के पास ऐसे तरीके होंगे। पहले जब उसने उन लोगों को नियंत्रित किया था तो जय सिंह ने सोचा था कि त्रिमूर्ति देवता बस छोटी मोटी चालें चल रहा है। अब ऐसा लग रहा था कि त्रिमूर्ति देवता वास्तव में कोई साधारण पात्र नहीं था। ये जानना चाहिए कि प्रेत तलवार मोहनलाल के आसपास 2 अर्थ इमॉर्टल थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अर्थ इमॉर्टल भी त्रिमूर्ति देवता के आदेश के अधीन थे? जय, विषय बदलने की कोशिश मत करो। जब मैं आज इस मंच पर आया हूं तो मैं निश्चित रूप से हमारा पूरा हिसाब चुकता करूंगा। मोहनलाल ने गंभीरता से कहा, तुमने मेरे शिष्य को मारा और आज मैं तुम्हें खून का बदला खून से चुकाने पर विवश कर दूंगा। मेरा पहला वार झेलो। इतना कहकर मोहनलाल ने अपनी मोटी धार वाली तलवार निकाली, एक लंगड़ा कदम आगे बढ़ाया और जय सिंह पर जोर से वार कर दिया। भारी तलवार ने सब कुछ चीर दिया। हवा में एक विशाल हवा की धार बन गई जो सीधे जय सिंह की ओर बढ़ी। जय सिंह की भौहें तन गई। मोहनलाल की ये चाल वास्तव में बहुत प्रचंड थी। इस वार की शक्ति बहुत भयानक थी और इसमें कोई नरमी नहीं बरती गई थी। जय सिंह के लिए इस वार से बचना आसान था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो ये वार उसके पीछे बैठे लोगों पर लगता और उसके पीछे होलकर परिवार के सदस्य थे। इसलिए जय सिंह किसी भी तरह से इससे बच नहीं सकता था। आसपास के दर्शकों के चेहरे का रंग बदल गया। इस तरह के वार का प्रभाव बहुत बड़ा था, जो बुजुर्ग हिरेंद्र के पिछले हमले से कुछ कम नहीं था। लगातार इतने सारे लोगों से लड़ने के बाद भीतरी शक्ति की भारी खपत के साथ क्या जय सिंह इस वार का सामना कर पाएगा? मोहनलाल का चेहरा एक ठंडी मुस्कान से भरा था। उसने ठीक इसी क्षण मंच पर चढ़ने का फैसला किया था। उसे अपने वार पर पूरा विश्वास था कि वो जय सिंह को 2 टुकड़ों में चीर देगा। जय सिंह का भाव शांत रहा। वो सीधा खड़ा हो गया, एक गहरी सांस ली और उसके पीछे का छाया प्रेत एक बार फिर प्रकट हो गया। रुद्रसेन चौहान के साथ पिछली लड़ाई के दौरान जय सिंह ने इस चाल का इस्तेमाल किया था। अब मोहनलाल का सामना करते हुए जय सिंह ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। बस इस बार छाया प्रेत रुद्रसेन चौहान का सामना करने की तुलना में बहुत अधिक भ्रामक था। इससे यह स्पष्ट था कि जय सिंह के अंदर ज्यादा शक्ति नहीं बची थी। वो लगभग छाया प्रेत को बनाए रखने में असमर्थ था। मोहनलाल ने उपहास किया, मेरी ये चाल इनवर्स वाइन स्लैश टेक्निक रुद्रसेन चौहान की वाइन रोल्स द रेमनेंट्स ऑफ क्लाउड्स टेक्निक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे पास कितनी शक्ति बची है? तुम मेरे खिलाफ वही चाल इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हो जो तुमने रुद्रसेन चौहान के खिलाफ की थी। तुम बस मौत को बुलावा दे रहे हो। जैसे ही उसने बात की, हवा की धार पहले ही जय सिंह के चेहरे की ओर बढ़ चुकी थी। जय सिंह के पीछे के छाया प्रेत ने अंततः अपनी आंखें खोली
सामने हवा की धार को उदासीनता से देखते हुए। जब हवा की धार उस तक पहुंची तो जय सिंह ने अपना मुंह खोला और छाया प्रेत ने भी ऐसा ही किया, सीधे हवा की धार को निगल लिया। मौत को बुलावा मोहनलाल ने एक उपहास किया, लेकिन उसका भाव जल्दी ही जम गया। छाया प्रेत द्वारा निगली गई हवा की धार, जैसा कि मोहनलाल ने कल्पना की थी, फटी नहीं और नहीं उसने जय सिन्हा को 2 टुकड़ों में चीरा। इसके बजाय हवा की धार छाया प्रेत के भीतर 2 बार घूमी और जल्दी ही हवा में गायब हो गई, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। इस प्रक्रिया के दौरान जय सिन्हा का भाव भी 2 बार बदला, लेकिन अंत में ये शांत हो गया। जैसे ही छाया प्रेत धीरे धीरे गायब हो गया, जय सिंह ने भी राहत की एक नरम सांस छोड़ी। उसकी आत्मा बहुत बेहतर लग रही थी, जैसे कि खर्च की गई शक्ति पहले ही वापस आ गई हो। ये क्या स्थिति है? मोहनलाल ने भौंचक्का होकर घूरा। उसका चेहरा सदमे से भरा था। जय सिंह ने उपहास किया, मोहनलाल, क्या तुमने सच में सोचा था कि मेरी शक्ति खत्म हो गई है? मुझे पता था कि तुम यहां हो, फिर भी मैंने तुम्हें चुनौती नहीं दी और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मोहनलाल का भाव तुरंत बदल गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जय सिंह के जाल में फंस गया है। जैसा कि जय सिंह ने कहा था, वो जानता था कि मोहनलाल वहां है, फिर भी उसने उसे चुनौती नहीं दी। स्पष्ट रूप से ये एक जाल था। हालांकि मोहनलाल ने अभी अभी जय सिंह को लगातार इतनी सारी लड़ाइयां लड़ते देखा था और यहां तक कि बुजुर्ग हिरेंद्र के साथ आमने सामने की टक्कर भी देखी थी। ये सोचकर कि अवसर आ गया है, इसीलिए उसने खुद जय सिंह को मारने की तैयारी की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जय सिंह ने जो कुछ भी किया था, वो उसे जाल में फंसाने और उस परिवार को बाहर निकालने के लिए था, जिसके साथ उसने गठबंधन किया था। इसके साथ कुछ और कहने की जरूरत नहीं, वशिष्ठ परिवार पूरी तरह से उजागर हो गया था। अगर मोहनलाल जय सिंह को मार सकता तो वो इस लड़ाई की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होता। लेकिन समस्या ये थी कि अब ऐसा लग रहा था कि उसके लिए जय सिंह को मारना लगभग असंभव था। जय, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मोहनलाल गुस्से से चिल्लाया। युद्ध में सब जायज है, क्या तुम ये सिद्धांत नहीं समझते? जय सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम? मोहनलाल बेहद गुस्से में था। उसने दांत पीसते हुए जय सिंह को घूरा। नहीं, तुम जरूर झांसा दे रहे हो। इतनी लगातार लड़ाइयों के बाद, यहां तक कि बुजुर्ग हिरेंद्र के साथ आमने सामने होने के बाद, अब तक एक अर्थ इमॉर्टल ने भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी होगी। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बची है। अभी का वो वार तुम्हारी आखिरी सांस थी। तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मौत का सामना करते हुए भी तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही उसने बात की, मोहनलाल ने एक और दहाड़ लगाई, अपनी मोटी धार वाली तलवार को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा को चीर रही थी। जय सिंह ने लापरवाही से एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे को हवा में उठाया, अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इंगित करते हुए मोहनलाल के वार को सहजता से रोक दिया। वास्तव में जय सिंह ने पहले काफी शक्ति खर्च कर दी थी। हालांकि मोहनलाल ने जो वार पहले अपनी 30% शक्ति का उपयोग करके दिया था, वो वाइन रोल्स द रेमनेंट्स ऑफ क्लाउड्स टेक्निक का वार जय सिंह की डिवाउरिंग द हेवेंस टेक्निक द्वारा निगल लिया गया था, जिससे उसकी शक्ति तुरंत भर गई थी। इसलिए जय सिंह की ऊर्जा वास्तव में काफी हद तक बहाल हो गई थी। मोहनलाल ये मानने से इनकार करते हुए अपनी तलवार से हवा में वार करता रहा। हर चाल पहले से ज्यादा भयावह और पेचीदा थी। प्रेत तलवार का नाम वास्तव में अपनी पूरी हद तक प्रदर्शित हो रहा था। पूरे समय जय सिंह स्थिर खड़ा रहा, एक हाथ उसकी पीठ के पीछे, दूसरा अपनी तलवार जैसी उंगलियों से हवा में मोहनलाल की अप्रत्याशित तलवार टेक्निक का सामना कर रहा था। इस तरह लगभग 10 मिनट तक लड़ने के बाद चारों ओर के दर्शक चकाचौंध हो गए थे। मोहनलाल की तलवार इतनी तेजी से घुमाई गई थी कि ये एक बिजली के पंखे की तरह लग रही थी। हर वार की स्थिति धुंधली हो रही थी। हालांकि जय सिंह हर बार मोहनलाल के हमलों को सटीकता के साथ रोक सकता था। चाहे मोहनलाल ने
कितनी भी बार हमला किया हो, सभी को जय सिंह ने सहजता से निष्प्रभावी कर दिया। अंत में मोहनलाल ने एक उग्र दहाड़ लगाई और सिर के ऊपर से एक वार किया। जय सिंह ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, आकाश में एक उंगली की ओर इशारा करते हुए उसी तरह का जवाब दिया। उंगली की नोक तलवार से टकराई और एक गगनभेदी धमाके के साथ मोहनलाल पीछे की ओर उड़ गया। मोटी धार वाली तलवार जय सिंह की उंगली की नोक से अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, जो पूरे मैदान में बिखर गए। मोहनलाल ने खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा हारा हुआ था। उसने अखाड़े के किनारे की रस्सियों को पकड़ लिया और बड़ी मेहनत से खुद को सहारा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। असंभव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जय, तुम्हारे पास अभी भी इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? न केवल मोहनलाल परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, बल्कि वहां मौजूद हर कोई भी बेहद हैरान था। इस लड़ाई के शुरू होने से पहले सभी को लगा था कि मोहनलाल को बहुत बड़ा फायदा है और उनका मानना था कि जय सिंह का अंत निश्चित है। कौन इस लड़ाई से ऐसे परिणाम की उम्मीद कर सकता था? लंबे समय से प्रसिद्ध प्रेत तलवार मोहनलाल इतनी आसानी से जय सिंह से हार गया। ये एक ऐसा परिणाम था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जय सिंह ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। मैंने पहले ही कहा था, अगर मैंने इतने दौर नहीं लड़े होते तो तुम मंच पर कैसे आते, तुम चारे को कैसे पकड़ते? लेकिन इतने सारे दौर लड़ने के बाद तुम्हारे पास अभी भी इतनी शक्ति कैसे बची रह सकती है? मोहनलाल ने तुरंत कहा, मेरे साथ लड़ते हुए तुम सामान्य मानकों से कैसे कर सकते हो? जय सिंह ने धीरे धीरे कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने यहाँ मुझसे मिलने की उम्मीद नहीं की होगी है। नाम मोहनलाल का भाव गंभीर हो गया। उसने सच में यहां जय सिंह से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसके दिमाग में एक बार जब दिव्य सम्राट का प्रोटेक्टिव जेड टैलिस्मान सक्रिय हो गया था तो जय सिंह मर चुका था। फिर भी न केवल जय सिंह मरा नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। अतीत में जब मोहनलाल जय सिंह के साथ लड़ता था तो वो ऊपरी हाथ भी हासिल कर सकता था, लेकिन अब मोहनलाल बस जय सिंह की शक्ति को समझ नहीं पा रहा था। जय सिंह के साथ उसकी लड़ाई पूरी तरह से निराशाजनक हो गई थी। मोहनलाल, तुम्हारी योजना विफल हो गई है। जय सिंह मोहनलाल के बगल में खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में कहा, मैं सम्मान करता हूं कि तुम्हारी साधना हासिल करना आसान नहीं था और मैं तुम्हें एक सम्मानजनक मौत दे सकता हूं। हालांकि तुम्हें त्रिमूर्ति देवता के मामलों के बारे में बोलना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मोहनलाल ने दृढ़ता से जवाब दिया, जय, तुमसे हारने का मतलब है कि मैं उतना कुशल नहीं हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं। जीवन या मृत्यु, मैं इसे तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूं। इस बकवास की कोई जरूरत नहीं है। मैं मोहनलाल ने एक जीने लायक जीवन जिया है और मैं तुम्हारी कुछ बातों से डरने वाला नहीं हूं। प्रेत तलवार वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है, वास्तव में एक सच्चा आदमी है। जय सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, उस मामले में मैं और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। मोहनलाल, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक ठंडी चीख के साथ जय सिंह की हथेली नीचे आ गई। जैसे ही ये मोहनलाल के माथे पर लगने वाली थी, अचानक दूर से एक बौद्ध मंत्र गूंजा, अमिताभ मंत्र के साथ। जय सिंह को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वो अपनी हथेली नीचे नहीं ला पा रहा है। अदृश्य रूप से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका हाथ पीछे खींच रहा हो, जिससे उसका वार पूरा करना असंभव हो गया। जय सिंह की भौहें तुरंत तन गई। वो जानता था कि एक मास्टर आ गया है। उसकी शक्ति के साथ अगर कोई हवा में उसका हाथ रोक सकता है तो नवागंतुक की शक्ति वेनरेबल रियल्म को पार कर चुकी होगी और संभवतः अर्थ इमॉर्टल रियल्म पर होगी। सभी ने मंत्र की दिशा में देखा और एक भिक्षु को गेरुए वस्त्र पहने धीरे धीरे उनकी ओर आते देखा। भिक्षु का रूप दया और परोपकार का था। मैत्रेय बुद्ध की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा। धीरे धीरे चलते हुए एक हाथ उसकी छाती के सामने सीधा रखा हुआ था और दूसरे में प्रार्थना की माला थी। हर कदम के साथ वो एक मोती को उंगली से छूता और धीरे धीरे एक बौद्ध वाक्यांश का जाप करता। उसका व्यवहार एक प्रबुद्ध भिक्षु का था और उसे देखने वालों द्वारा अनैच्छिक रूप से उसकी प्रशंसा की गई।
जय सिंह ने भौहें सिकोड़ी भिक्षु दयालु और परोपकारी लग रहा था, लेकिन जय सिंह उसके बारे में हत्यारे की आभा को महसूस कर सकता था। ये उस तरह की हत्यारी आभा थी जो कई लोगों को मारने से आती है, और कालू में ये आभा थी। हालांकि कालू इसके साथ पैदा हुआ था, जबकि भिक्षु ने इसे बाद में विकसित किया था। भिक्षु अखाड़े के किनारे पहुंचा, अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और जोर से घोषणा की, दूसरों को बख्श देना दया है जब कोई कर सकता है। दाता दुख का सागर अपार है, पीछे मुड़ो और तुम्हें किनारा मिल जाएगा। जय सिंह का चेहरा बर्फीला था, क्योंकि उसने गहरी आवाज में कहा, भिक्षु, क्या तुम मुझे रोकने आए हो या उसे बचाने? भीड़ हैरान थी। इससे क्या फर्क पड़ता था? वास्तव में भीड़ को यह नहीं पता था कि जय सिंह के शब्दों में गहरे निहितार्थ थे। अगर भिक्षु ने दावा किया कि वो जय सिंह को रोकने के लिए वहां था, तो इसका मतलब होगा कि भिक्षु का मोहनलाल से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अगर उसने कहा कि वो जय सिंह को बचाने आया है, तो ये सुझाव देगा कि भिक्षु मोहनलाल के साथ मिला हुआ था। भिक्षु ने जय सिंह पर एक नजर डाली और कहा, दाता, मैं केवल आपको निर्दोषों को बिना सोचे समझे मारने से रोकने के लिए यहां हूं। तो तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति भी बचाए जाने के लायक नहीं है? जय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि वो बचाए जाने के लायक नहीं है, तो मुझे रोकने की जहमत क्यों उठाते हो? तुम मुझे स्वर्ग के दूत के रूप में कार्य करने दो। भिक्षु ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, दाता, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम निर्दोषों का अनावश्यक रूप से वध करो। तुम मुझसे इतनी बहस क्यों कर रहे हो? जान लो कि एक जीवन बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने के पुण्य से बढ़कर है, जबकि अनावश्यक रूप से एक जीवन लेना किसी को अवीची नरक में शाश्वत पतन की ओर ले जाता है। क्या तुम खुद अपने कहे शब्दों पर विश्वास करते हो? जय सिंह ने ठंडे स्वर में पूछा। बहुत अच्छा, भिक्षु ने कहा। यह धर्म है और स्वाभाविक रूप से मैं इसमें विश्वास करता हूं। जय सिंह ने पूछा, तो जिन्हें तुमने मारा है उनके लिए तुम कितने नरकों में गिरोगे? जब ये शब्द कहे गए तो आसपास की भीड़ से एक कोलाहल मच गया। हर कोई हैरान था कि जय सिंह एक उच्च भिक्षु से इस तरह से कैसे बात कर सकता है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह व्यावहारिक रूप से देवताओं और बुद्ध के खिलाफ एक निंदनीय कार्य था। मैं कभी नहीं मारता, भिक्षु ने कहा। भिक्षु झूठ नहीं बोलते। भिक्षु, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई नहीं जानता कि तुमने क्या किया है? जय सिंह ने ठंडे स्वर में पूछा। अपना सिर उठाकर जय सिंह को देखते हुए भिक्षु ने धीरे से कहा, दाता, मैं केवल तुम्हें न मारने के लिए मनाने आया हूं। तुम मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? मेरी सलाह बस इतनी है, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो तुम बुद्ध से जुड़ने के लिए किस्मत में हो। अगर नहीं तो एक कर्म चक्र है जो प्रबल होगा। मैंने अपनी बात कह दी है, दाता, तुम अपने दिल में शांति की तलाश करो। इन शब्दों के साथ भिक्षु धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे कि मामला अब उससे संबंधित नहीं था। जय सिंह की भौहें गहरी हो गई, क्योंकि उस क्षण उसने एक अदृश्य शक्ति को उसे अपनी जगह पर फंसा हुआ महसूस किया। उसी समय जमीन पर मोहनलाल ने भी एक शक्तिशाली शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया। उसकी पिछली सारी निराशा गायब हो गई और वो जोश के साथ जमीन से उछल पड़ा। मोहनलाल खुद नहीं समझ पाया कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि इसका उस भिक्षु से कोई संबंध होना चाहिए। धन्यवाद महान मास्टर। मोहनलाल ने भिक्षु को गहराई से झुकाया। जय सिंह को देखने के लिए मुड़ते हुए उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जय, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं मर चुका हूं? क्या तुम मुझसे फिर से लड़ने की हिम्मत करते हो? आसपास की भीड़ ने आश्चर्य में सांस ली। मोहनलाल, जो पहले पूरी तरह से बेजान लग रहा था, अचानक अपने पैरों पर उछल पड़ा था। एक शक्तिशाली आवाज और एक लाल चेहरे के साथ उसने चोट का कोई संकेत नहीं दिखाया। जैसे ही जय सिंह पर दमनकारी शक्ति अंततः समाप्त हो गई, जय सिंह ने अपना सिर घुमाया और भिक्षु को एक मुस्कान के साथ उसे वापस देखते हुए देखा। जय सिंह को कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है। यह भिक्षु निस्संदेह एक अर्थ इमॉर्टल था, लेकिन उसने मोहनलाल की सहायता, क्योंकि बेशक जय सिंह को यह विश्वास नहीं था
कि भिक्षु वहां निर्दोषों की हत्या को रोकने के लिए था। भिक्षु खुद खून खराबे की गंध से भरा था, इसलिए एकमात्र संभावना यह थी कि भिक्षु मोहनलाल के साथ मिला हुआ था। लेकिन मोहनलाल के पक्ष के 2 अर्थ इमॉर्टल स्वर्गलोक पर्वत पर यशवर्धन यादव से लड़ रहे थे। इस भिक्षु की कहानी क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है कि मोहनलाल के पक्ष में वास्तव में एक तीसरा अर्थ इमॉर्टल था? सोचते समय मोहनलाल ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। उसकी मोटी धार वाली तलवार जय सिन्हा द्वारा चकनाचूर कर दी गई थी, लेकिन अब वो निहत्थे लड़ रहा था, अपने हाथ को हवा में तलवार की तरह काट रहा था। ये शक्ति उसके शरीर में संचारित होने के बाद मोहनलाल की ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी। उसकी हथेली के वार का बल उसकी पिछली मोटी धार वाली तलवार से कहीं अधिक दुर्जय था। एक ही झटके ने हवा को चीर दिया, एक भेदने वाली ध्वनि उत्सर्जित की जिसने सभी को चौंका दिया। मोहनलाल को खुद एहसास नहीं हुआ कि उसकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है और वो काफी चौंक गया। हालांकि वो जल्दी ही बहुत खुश हो गया। ऐसी शक्ति के साथ जय सिन्हा को मारना आसान होगा। मरो मोहनलाल दहाड़ा उसकी हथेली का वार तेजी से आगे बढ़ा। जय सिंह ने वार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन भारी बल ने उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया। जय सिन्हा का भाव ठंडा हो गया। मोहनलाल की ताकत इतनी दुर्जय थी कि वो मुश्किल से उसका सामना कर सकता था। वो जानता था कि ये मोहनलाल की अपनी ताकत नहीं थी, बल्कि उस भिक्षु की थी। हालांकि भिक्षु की शक्ति मोहनलाल के शरीर में संचारित होने के बाद ये बहुत कम हो गई थी, 90% तक। अन्यथा उस वार ने शायद जय सिन्हा की जान ले ली होती। फिर भी अब मोहनलाल की हर चाल को नियर गॉड मूव कहा जा सकता था, जिसमें असीम शक्ति थी। जय सिंह ने एक गहरी सांस ली और फिर से बौद्ध दानवदमन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम मणि पद्मे हुम हर जाप के साथ जय सिन्हा का शरीर आकार में बढ़ता गया। जैसे जैसे वो जाप करता रहा, उसका शरीर फैलता रहा। वो जल्दी ही लगभग 3 मीटर लंबा हो गया, एक विशालकाय जैसा लग रहा था। भिक्षु ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली, भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरहत बॉडी, क्या ये बौद्ध गुप्त विधान बहुत पहले खो नहीं गया था? 3 मीटर लंबे विशालकाय में बदलने पर जय सिंह की ताकत भी बढ़ गई और अब वो मोहनलाल के हमलों का सामना कर सकता था। दोनों ने मंच पर एक दूसरे पर वार किए, आगे पीछे हमला और जवाबी हमला, एक अंतहीन टकराव में। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मोहनलाल की नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसके अंदर की शक्ति आखिरकार भिक्षु द्वारा संचारित की गई थी और ये उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक थी, साथ ही उस क्षमता से भी अधिक थी जिसे उसका शरीर संभाल सकता था। जितनी देर वो लड़ता, उसके शरीर को उतना ही अधिक नुकसान होता। मोहनलाल को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो रुकना चाहता था, लेकिन ये जानकर वो भयभीत हो गया कि वो अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे इस शक्ति ने नियंत्रण कर लिया हो, उसे लगातार हमला करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, बजाय इसके कि वो खुद हमला कर रहा हो। वो रुकना चाहता था, लेकिन वो बस नहीं कर सका। ये कैसे हो सकता है? मोहनलाल ने घबराहट में कहा। वो महसूस कर सकता था कि उसका शरीर इस शक्ति के तनाव में लगभग ढह रहा है। फिर भी वो इसे रोकने में शक्तिहीन था और केवल ये देख सकता था कि ये शक्ति उसके शरीर को पूरी तरह से नीचे खींच रही है। मोहनलाल, क्या तुमने सच में सोचा था कि वो तुम्हारी मदद कर रहा था? जय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। यह भिक्षु क्रूर है। वो तुम्हारी ताकत का परीक्षण करने के लिए तुम्हारे शरीर का उपयोग कर रहा है। हूं गंजे मुंडे, तुम्हारी क्या हिचकिचाहट है और तुम सीधे मेरा सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम लोगों को बचाने का दावा करते हो, फिर भी तुम मुझसे कहीं ज्यादा क्रूर हो। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, मंच पर लड़ाई को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अब तक नीचे के दर्शकों को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मोहनलाल की त्वचा भयावह रूप से लाल हो गई थी, उसकी नसें उभरी हुई और फटी हुई थी। उसका चेहरा खून से सूजा हुआ था और उसकी आंखों और कानों से खून की धाराएं बह रही थी। यह देखना अत्यंत भयावह था। मोहनलाल दर्द में चिल्लाता रहा, रुकना चाहता था लेकिन असमर्थ था।
अंततः हर चाल के साथ उसने खून छिड़का, जैसे कि वो अपनी जान से जय सिन्हा के खिलाफ लड़ रहा हो। ये स्थिति लगभग 10 मिनट तक चली, जब तक कि मोहनलाल ने अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख नहीं मारी। तुरंत बाद उसका शरीर ढह गया, एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह फट गया जो फूट गया हो। हालांकि बहुत अधिक खून नहीं फटा। टकराव के दौरान उसका खून लगभग सूख गया था, जो चारों ओर बिखरा था वो केवल मांस और हड्डी के टुकड़े थे। जय सिंह पीछे हट गया, मोहनलाल के साथ अपनी लड़ाई में डेस्परेटली संघर्ष कर रहा था। अब ये अंततः खत्म हो गया था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, उसके शरीर ने तेजी से ताकत खुद ही सामान्य आकार में लौट आया। वो लड़खड़ाया, जल्दी से खुद को स्थिर करने के लिए पास की एक रस्सी को पकड़ लिया। इस लड़ाई ने उसकी लगभग सारी ताकत खत्म कर दी थी। हालांकि भिक्षु ने उसे छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हल्के से हंसते हुए, युवक, तुम्हारी ताकत काफी दिलचस्प है, एक और दौर कैसा रहेगा? जय सिंह ने सांस ली और गहरी आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? यह कैसे संभव हो सकता है? भिक्षु हंसा, मैं एक भिक्षु हूं, मैं इन सांसारिक मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूं? अगर तुम नहीं लड़ रहे हो तो ये सब बकवास क्या है? जय सिंह ने गुस्से से कहा। मैं नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन कोई लड़ेगा, भिक्षु ने शांति से कहा। उसकी नजर भीड़ पर घूमी और अंत में एक लंबे हटे-कटे आदमी पर टिकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दाता, तुम इतने लंबे और बड़े हो, इस तरह की अखाड़े की लड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त हो। ये दौड़ तुम क्यों नहीं लेते? उस आदमी ने अभी अभी मोहनलाल को मंच पर फटते देखा था और वो बुरी तरह डर गया था। रिंग में जय सिंह से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, आदमी ने इनकार में अपने हाथ हिलाए। अरे इतनी विनम्रता क्यों? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने हाथ की एक लहर के साथ आदमी हवा में उठा लिया गया और अपने हाथों और पैरों को नचाते हुए मंच पर उतरा। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, आदमी रोने लगा, कूदने की कोशिश करने के लिए मुड़ा, लेकिन 2 कदम उठाने से पहले वो स्थिर खड़ा हो गया और फिर जय सिंह की ओर मुड़ा, चिल्लाया कि वो नहीं लड़ेगा, जबकि एक साथ हमला कर रहा था। यह आदमी क्या कर रहा है? किसी ने नीचे से कहा। कौन जाने, क्या वो पागल हो गया है? जय सिंह से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। वो कहता है कि वो नहीं लड़ेगा, फिर भी वो लड़ता है। इसका आखिर मतलब क्या है? भीड़ में भ्रम की स्थिति थी। मंच पर का दृश्य बिल्कुल विचित्र लग रहा था। जय सिंह सबसे अच्छा जानता था, आदमी भिक्षु द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। इस आदमी में मोहनलाल की ताकत या शरीर नहीं था, जबकि मोहनलाल भिक्षु की शक्ति को इतने लंबे समय तक सहन कर सकता था। ये आदमी इसे किसी भी समय तक सहन नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि परिणाम चाहे जो भी हो, इस आदमी को रिंग में मरना तय था। और यह सब भिक्षु द्वारा किया गया था, जो अक्सर दावा करता था कि एक जीवन बचाना 7 स्तरीय शिवालय बनाने से बेहतर है। यह भिक्षु वास्तव में निर्दयी था, मोहनलाल से कहीं अधिक घातक। जय सिंह भी बहुत हैरान था। उसने मूल रूप से सोचा था कि भिक्षु मोहनलाल के पक्ष में है, लेकिन मोहनलाल को भिक्षु की शक्ति से फटते और मरते देखने के बाद उसने महसूस किया कि मोहनलाल भिक्षु का आदमी नहीं था। इससे स्थिति अजीब हो गई। भिक्षु वास्तव में किसके पक्ष में खड़ा था? अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची होने के कारण जय सिंह को रिंग छोड़ना असंभव लगा। वो केवल इस आदमी का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकता था। ज्यादा समय नहीं लगा जब आदमी ने मोहनलाल के नक्शे दम पर चलते हुए मंच पर ही फट गया। उसकी मौत देखने में विभत्स थी। एक और दौर, भिक्षु जोर से हंसा, एक और अभागे को रोते बिलखते जय सिंह से लड़ने के लिए मंच पर भेज दिया। जय सिंह, जिसने अंततः इस दुर्भाग्यपूर्ण भूत को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की थी, ने खुद को रेलिंग के सहारे स्थिर किया और गुस्से से कहा, गंजे मुंडे, अगर तुम मेरी युद्ध तकनीकों का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे आकर सीधे मेरा सामना क्यों नहीं करते बजाय इसके कि निर्दोषों का सहार करो। तुम लगातार बौद्ध पंथ की करुणा की बात करते हो, फिर भी तुम्हारे कर्म क्रूर और शातिर हैं। भिक्षु मिलनसार मुस्कान के साथ बोला, अमिताभ संरक्षक, ये स्पष्ट रूप से तुम हो जो निर्दोषों को मार रहे हो।
तुम इस गरीब भिक्षु पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? जय सिंह ने गहरी आवाज में कहा, भिक्षु झूठ नहीं बोलते गंजे मुंडे, तुम इतनी बकवास करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि बुद्ध भगवान तुम्हें दंड देंगे? भिक्षु अमिताभ, इस भिक्षु का हर शब्द सत्य है। बुद्ध भगवान मुझे केवल पुरस्कृत करेंगे। आसपास हर अवाक अवाक था। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि मंच पर जो व्यक्ति लगातार दावा कर रहा था कि वो लड़ना नहीं चाहता, उसे इस भिक्षु द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा था। ये भिक्षु बहाने बनाता रहा, वास्तव में सभी को मूर्ख समझ रहा था। जय सिंह की शक्ति लगभग समाप्त होने वाली थी, फिर भी उसने अपने विरोधियों की शक्ति को अवशोषित करने के लिए डिवाउरिंग द हेवेंस टेक्निक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इन लोगों के भीतर की शक्ति भिक्षु की थी और यह स्पष्ट था कि यह भिक्षु अर्थ इमॉर्टल रियल्म का एक मास्टर था, जो जय सिंह से कहीं अधिक मजबूत था। डिवाउरिंग द हेवेंस टेक्निक बिना सीमा के नहीं थी। अगर जय सिंह अपने से मजबूत किसी की शक्ति को अवशोषित करना चाहता तो उसे पहले ये विचार करना पड़ता कि क्या वह इसे सहन कर सकता है। अगर वो इस शक्ति को दबा नहीं सकता तो ये उल्टा असर करती और अंततः उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती। जय सिंह को यकीन था कि वो एक अर्थ इमॉर्टल की शक्ति को नहीं दबा सकता। अगर उसने ऐसी शक्ति को डिवाउरिंग द हेवेंस टेक्निक से निगलने की कोशिश की तो ये उसे केवल खतरे में डालेगा। इस प्रकार जय सिंह केवल आमने सामने लड़ना जारी रख सकता था। हालांकि जैसा दिख रहा था, ये आमने सामने की लड़ाई भी जय सिंह के लिए ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लगातार 3 लोगों से लड़ने के बाद जय सिंह की शक्ति वास्तव में लगभग खत्म हो चुकी थी। अब तक वो डिवाउरिंग द हेवेंस टेक्निक को सक्रिय करने में भी असमर्थ था। उसका एकमात्र विकल्प था कि वो जितनी जल्दी हो सके ध्यान और आराम करने के लिए कहीं जगह ढूंढे, वरना उसकी जान सच में खतरे में पड़ जाएगी। फिर भी भिक्षु ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और तुरंत एक और व्यक्ति को ऊपर भेज दिया, चलो लड़ते रहो। जय सिंह अत्यधिक क्रोधित होकर गरजा, तुम गंजे सिर वाले शैतान, अगर तुम्हें हिम्मत है तो यहां आकर खुद मुझसे लड़ो, बजाए इसके कि लगातार दूसरे लोगों की जान खतरे में डालो। अमिताभ, तुम इस गरीब भिक्षु को इतना बदनाम कैसे कर सकते हो? भिक्षु के पास अभी भी एक मरे हुए सुअर की मोटी चमड़ी थी जो उबलते पानी से नहीं डरती। जैसे ही उसने बात की, भिक्षु का भाव अचानक बदल गया। उसने अचानक दूर के आकाश की ओर देखा। दूर से एक सफेद धब्बा तेजी से पास आया। उसके बाद दूर से एक हार्दिक आवाज गूंजी, तुम सही हो। ये गंजा मुंडा वास्तव में नीचे आकर तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। भीड़ ने सफेद धब्बे की ओर देखा। यादव परिवार के लोग तुरंत उत्साहित हो गए। माया विशेष रूप से कुछ कदम आगे दौड़ी और उत्सुकता से कहा, पिताजी। जय सिंह की आंखों में एक चमक कौंधी। यशवर्धन यादव अंततः आ गया था। हालांकि वो आवाज अजीब तरह से परिचित लग रही थी, जैसे उसने इसे पहले कहीं सुना हो। यशवर्धन यादव, भिक्षु चिल्लाया। अचानक हवा के माध्यम से माया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जय सिंह का भाव बदल गया, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। उसी क्षण आकाश से एक लंबी तलवार गिरी, क्षैतिज रूप से काटते हुए, और भिक्षु और माया के बीच सब कुछ काट दिया, जिससे भिक्षु की पकड़ पूरी तरह से व्यर्थ हो गई। जय सिंह ने एक गहरी सांस ली। क्या ये यशवर्धन यादव की शक्ति थी? एक ही बार जो कुछ भी काट सकता था, उसकी ताकत कितनी दुर्जय होगी। भिक्षु का चेहरा भी काफी अजीब हो गया और तभी सफेद धब्बा जल्दी से आ गया, जिससे सभी को स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिला। ये सफेद कपड़ों में एक आदमी था, अपनी पीठ पर एक तलवार का बक्सा लिए, एक लंबी तलवार पर कदम रखते हुए हवा के माध्यम से आ रहा था। उसका लंबा गाउन हवा में लहरा रहा था। लंबी दाढ़ी के 3 लटे सुंदर थी और एक चेहरा जेड की तरह सुंदर था। अचानक किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक स्वर्गीय देवता की उपस्थिति में हो। जय सिंह की आंखें चौड़ी हो गई और एक लंबी देर के बाद उसने आश्चर्य में कहा, ये तुम हो? इस समय यशवर्धन यादव भी रिंग के बीच में उतर चुका था। जय सिंह को देखकर उसने भी आश्चर्य का भाव पहना। ये तुम हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? माया ने आश्चर्य से पूछा। दोनों ने माया को देखा
और फिर अविश्वासी नजरों का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे पर सरासर अविश्वास व्यक्त हो रहा था। जय सिंह की वास्तव में इस स्वॉर्ड सेंट के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ हुई थी। उस रात जब वो कालू को बचाने गया और कालू बदला लेने के लिए अपने दुश्मन के घर में घुस गया, तो एक श्वेतवस्त्र धारी ऋषि हस्तक्षेप करने के लिए प्रकट हुआ, जिससे कालू के दुश्मन भाग गए। उस समय जय सिंह ने उसके साथ कुछ चालें भी बदली थी। हालांकि जय सिंह उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अंतर इतना बड़ा नहीं लग रहा था। किसने सोचा होगा कि वो दखल देने वाला श्वेतवस्त्र धारी ऋषि यशवर्धन यादव निकला। तुम हेवनली ग्रेड पर 7वें स्थान पर रहने वाले स्वॉर्ड सेंट हो? जय सिंह ने आश्चर्य से भरे चेहरे से पूछा। क्या इसमें कोई संदेह है? यशवर्धन यादव ने जवाब दिया। जय सिंह ने कहा, पिछली बार जब तुम मुझसे लड़े थे ऐसा नहीं लगा कि तुम अर्थ इमॉर्टल रियल में थे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, चारों ओर एक कोलाहल मच गया। जय सिंह ने वास्तव में यशवर्धन यादव से लड़ाई की थी। यहां तक कि नागेश नायक भी उत्साह से खड़ा हो गया। यशवर्धन यादव वास्तव में एक स्वर्ग प्रदत्त विलक्षण प्रतिभा था। जय सिंह ने वास्तव में उसके साथ हाथ मिलाया था, और ये तथ्य सभी को चकित करने के लिए काफी था। हाँ, यशवर्धन यादव जोर से हंसा ऊपर देखते हुए। मेरी एक आदत है, मैं चाहे किसी से भी लड़ूं, मैं कभी भी अपने क्षेत्र से उन्हें नहीं धमकाता। मैं लड़ने से पहले अपने क्षेत्र की शक्ति को उनके स्तर के बराबर दबा देता हूं। भले ही मैं किसी देहाती के साथ हाथापाई कर रहा हूं, मैं नंगे सीने से लड़ूंगा। जय सिंह अवाक और समान रूप से हिल गया था। यशवर्धन यादव की ताकत वाले किसी के लिए ऐसा करना वास्तव में आसान नहीं था। कितने शक्तिशाली लोग वास्तव में अपनी ताकत के कारण दूसरों को धमकाए बिना कार्य कर सकते हैं। तुम पाखंडी भिक्षु ने ठंडे स्वर में कहा। यशवर्धन यादव, जब तुमने मेरे शिष्य को मारा तो क्या तुमने अपने क्षेत्र को उसके स्तर के बराबर दबा दिया था? मैंने वास्तव में अपने क्षेत्र को उसके स्तर के बराबर दबा दिया था। यशवर्धन यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास भिक्षु ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने अपनी शक्ति को दबा दिया होता तो मेरा शिष्य तुमसे कैसे हार सकता था? अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यशवर्धन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कैसा रहेगा अगर मैं आज तुमसे लड़ते समय अपनी शक्ति को दबा दूं, बस तुम्हें यह दिखाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे तुम्हारी शक्ति को दबाने की जरूरत नहीं है। भिक्षु ने गुस्से से चिल्लाया। आज मैं तुम्हें मारने के लिए यहां आया हूं। यशवर्धन यादव, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसे इतना महान मत बनाओ। स्माइलिंग बुद्धा यशवर्धन यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मुझसे नहीं डरते तो जब मैं अभी अभी आया तो तुमने मेरी बेटी को पकड़ने की कोशिश क्यों की? क्या ये इसलिए नहीं था कि तुम उसे मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे? स्माइलिंग बुद्धा दूर से हेमंत हुकुम ने आश्चर्य में कहा, अपनी आंखें चौड़ी करके भिक्षु को देखते हुए। वो वास्तव में स्माइलिंग बुद्धा है। स्माइलिंग बुद्धा वो कौन है? क्या तुमने नहीं सुना? ब्लैक हर्थ हैंड स्माइलिंग बुद्धा ब्लैक लिस्ट पर 7वें स्थान पर रहने वाला मास्टर। अरे ये वह है। वो एक लंबे समय से प्रसिद्ध अर्थ इमॉर्टल है, और वो यशवर्धन यादव के भैरव पर्वत की गहराइयों से निकलने से पहले ही प्रसिद्ध था। नहीं, यशवर्धन यादव 3 साल की उम्र में भैरव पर्वत की गहराइयों से बाहर आया था। क्या तुम कह रहे हो कि ये भिक्षु पहले ही अर्थ इमॉर्टल बन चुका था जब यशवर्धन यादव 3 साल का था? बेशक उसके 40 या 50 के दशक में होने के रूप से धोखा मत खाओ। ये भिक्षु निश्चित रूप से 100 साल से अधिक जीवित रहा है। हे भगवान, क्या ये सच है? भीड़ में कोलाहल मच गया। स्माइलिंग बुद्धा का नाम वास्तव में उन सभी को चौंका रहा था। जय सिंह ने एक गहरी सांस ली और सदमे से भरे चेहरे के साथ स्माइलिंग बुद्धा को देखा। ये वास्तव में ब्लैक लिस्ट पर 7वें स्थान का विशेषज्ञ था, जिसे हेवनली ग्रेड के बराबर कहा जाता था। एक ही पद के विशेषज्ञों की ताकत में कोई अंतर नहीं था। दूसरे शब्दों में, भिक्षु की ताकत यशवर्धन यादव से बहुत कम नहीं हो सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास लगातार लोगों को जय सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने की इतनी ताकत थी। उसकी क्षमता के साथ
जय सिंह की जान लेना कोई परेशानी की बात नहीं थी। स्माइलिंग बुद्धा का भाव गंभीर था, क्योंकि उसने गहरी आवाज में कहा, यशवर्धन यादव, हमारे बीच के मामले का एक परिणाम होना चाहिए। आज चलो इसे एक बार और हमेशा के लिए सुलझा लें। यशवर्धन यादव हंसा, ठीक है, तुम कहां लड़ना चाहते हो? स्माइलिंग बुद्धा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, चूंकि हम दोनों अर्थ इमॉर्टल हैं, देवताओं के मामले स्वाभाविक रूप से स्वर्ग में सुलझाए जाने चाहिए, तो चलो इसे स्वर्ग में सुलझाते हैं। यशवर्धन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माया के बालों को सहलाते हुए फिर अपनी पीठ पर तलवार के बक्से पर थपथपाया, जिससे एक लंबी तलवार तुरंत बाहर निकल गई। लंबी तलवार हवा में निलंबित रही, माया के चारों ओर बस गई। इस तलवार के यहां होने से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यशवर्धन यादव ने हंसते हुए कहा। स्माइलिंग बुद्धा ने उपहास किया, यशवर्धन यादव, तुम मुझसे लड़ते हुए इतना विचलित होने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि आज तुम सच में नहीं बचोगे पिताजी, हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, माया ने चिंतित होकर कहा। आप बस उससे लड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। कोई बात नहीं, यशवर्धन यादव जोर से हंसा, ऐसे छोटे मोटे खलनायक को मारने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने की क्या जरूरत है? ये कहकर यशवर्धन यादव आकाश में उड़ गया, उड़ती हुई तलवार पर कदम रखते हुए और स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए जल्दी ही दूरियों में गायब हो गया। आकाश से एक हार्दिक आवाज गिरी बक्से में गाती है, हरी तलवार म्यान से निकलते ही 3 फुट की ठंडी धार, ये हजारों मीलों का लहू पीती है, 90,000 पर्वतों पर महिमा बिखेरती है। जय सिन्हा का दिल कांप गया। ये वही कविता थी जो यशवर्धन यादव ने उसे पहली बार देखने पर सुनाई थी। उसने उस समय ज्यादा महसूस नहीं किया था, लेकिन आज इसे सुनकर वो अचानक विस्मय से भर गया। एक आदमी, एक तलवार स्वर्ग और पृथ्वी में घूमता हुआ, एक साधक जो यशवर्धन यादव के स्तर तक पहुंच सकता था, वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लापरवाह कहलाने का हकदार था। दिखावा, स्माइलिंग बुद्धा ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी लंबी आस्तीन को घुमाते हुए वो भी आकाश में उड़ गया। उसके पीछे एक काली आभा अस्पष्ट रूप से मंडरा रही थी, एक काले बुद्ध का रूप बना रही थी, जैसे कि एक राक्षसी बुद्ध। उनके चारों ओर की भीड़ देखती रही, पूरी तरह से चकित। अगर जय सिन्हा का एक पल पहले का चढ़ना एक अमर की चाल थी, तो यशवर्धन यादव और स्माइलिंग बुद्धा सच्चे अमर थे। जैसे ही दोनों चले गए, अचानक आकाश से 2 आकृतियां उतरी। एक सफेद बालों और दाढ़ी वाला, उसका चेहरा मुरझाया हुआ, कोई और नहीं बल्कि दिव्य सम्राट गुरु जयंत था। यशवर्धन यादव के साथ उसकी लड़ाई ने उसकी बहुत अधिक ऊर्जा खींच ली थी, और अब वो अपने 70 या 80 के दशक के एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। दूसरा पीला चेहरा, एक हाथ कटा हुआ और खून से लथपथ, उसकी आंखों में घातक इरादे भरे हुए, कोई और नहीं बल्कि हत्यारा तारा था। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, गुरु जयंत ने माया की ओर एक शातिर मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। बिल्कुल सही, मैं अपनी समाप्त ऊर्जा को फिर से भरने के लिए तुम्हारा उपयोग कर सकता हूं। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ माया को छू पाता, उसके पीछे निलंबित लंबी तलवार तुरंत नीचे आ गई। गुरु जयंत का भाव एक पल में बदल गया, तुरंत अपने पंजे को एक हथेली में बदल दिया और उसे भारी रूप से लंबी तलवार पर थपथपाया। हालांकि लंबी तलवार एक पहाड़ की तरह अचल खड़ी रही, जबकि उसे कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते गिरते बचा। हत्यारा तारा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गंभीरता से कहा, यहां तक कि स्वॉर्ड सेंट भी रक्षा के लिए ऐसी तलवार छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि अब यादव परिवार को मारना असंभव है। एक नुकसान उठाने के बाद गुरु जयंत गुस्से में था और दांत पीसते हुए कहा, हम स्माइलिंग बुद्धा के खिलाफ लड़ाई में विचलित होने की हिम्मत करते हुए आज मैं देखूंगा कि वो कैसे मरता है। जैसे ही उसने बात की, गुरु जयंत ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया और सीधे 2 युवा लड़कियों को पकड़कर अपने सामने ले आया। ये एक संयोग था। ये 2 युवा लड़कियां वही थी जो हर्ष हुकुम के साथ थी, और उन्होंने लगातार जय सिन्हा का मजाक उड़ाया था। जय सिन्हा की ताकत को अभी अभी देखने के बाद वे सदमे से हतप्रभ हो गई थी।
हालांकि उन्होंने ऐसी दुर्भाग्य की उम्मीद नहीं की थी कि उन पर आ पड़ेगी। जैसे ही दो युवा लड़कियों को गुरु जयंत के हाथों में पकड़ा गया, उनके शरीर लगातार कांपते रहे, उनके रंग लाल हो गए और वे बिना रुके कराहती रही, जैसे कि वे अत्यधिक आनंद का अनुभव कर रही हों। लेकिन जल्द ही उनके शरीर मुरझाने लगे और उनकी कराहें पीड़ा की चीखों में बदल गई। पलक झपकते ही दो लड़कियां दो सूखे हुए शव बन गई और गुरु जयंत के सफेद बाल काले हो गए। उसका रूप 40 के दशक के एक आदमी के रूप में फिर से जीवंत हो गया। ये वास्तव में चमत्कारी था। उनके चारों ओर की भीड़ ये सब देखते हुए पूरी तरह से चौंक गई थी। ये विशेष रूप से हर्ष हुकुम और दूसरों के लिए सच था, जो इतने डर गए थे कि उन्होंने पेशाब कर दिया। अगर गुरु जयंत थोड़ा और इच्छुक होता तो क्या ये वे नहीं होते जिन्हें उसने पकड़ा होता। हर्ष हुकुम और दूसरों को ये नहीं पता था कि गुरु जयंत जिस सीक्रेट टेक्निक की साधना करता था वो ठंडी थी और उसे महिलाओं के साथ रक्त की आवश्यकता थी। उसका पुरुषों को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। उनके बगल की लड़कियों को लेने का उसका चुनाव मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि दो युवा लड़कियां युवा थी और उनका सार रक्त जीवन था, जो गुरु जयंत के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। पर्याप्त अवशोषित करने के बाद गुरु जयंत हवा में उठा और तिरस्कार पूर्वक कहा, स्वॉर्ड सेंट, 2 से लड़ना अकेलापन भरा होता है। कैसा रहेगा आज हम 3 अमर एक के खिलाफ कोशिश करें? ये कैसा लगता है? हत्यारा तारा भी मौके पर गायब हो गया। किसी ने नहीं देखा कि वो कहा गया, जैसे कि वो कभी प्रकट ही नहीं हुआ हो। मौजूद हर कोई सदमे में था और माया ने उत्सुकता से कहा, क्या वे मेरे पिताजी के खिलाफ गिरोह बनाने जा रहे हैं? यशवंत यादव की भौहें गहरी हो गई। स्माइलिंग बुद्धा ब्लैकलिस्ट पर 7वें स्थान पर है। उसकी ताकत लगभग स्वॉर्ड सेंट के बराबर है। उनकी लड़ाई का परिणाम पहले से ही भविष्यवाणी करना मुश्किल था। अब गुरु जयंत और हत्यारा तारा 2 अर्थ इमॉर्टल के शामिल होने से ये लड़ाई स्वॉर्ड सेंट के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। इसके अलावा ऐसी स्थिति में स्वॉर्ड सेंट को यादव परिवार के लोगों की रक्षा के लिए भी विचलित होना पड़ता था और ये सबसे परेशानी वाली बात थी। क्या स्वॉर्ड सेंट के पास इस लड़ाई में अभी भी कोई मौका था? जमीन पर जय सिंह पालथी मारकर बैठ गया, चुपचाप डिवाउरिंग द हेवेंस टेक्निक का संचालन करते हुए अपने चारों ओर से कुछ शक्ति अवशोषित कर रहा था। अंत में कुछ ताकत वापस पाली। उसने एक गहरी सांस ली, यादव परिवार के सदस्यों के चिंतित चेहरों को देखा और दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जय सिंह भी अपनी तलवार के साथ उठा और उड़ गया पीछे, केवल भीड़ की वाहवाही छोड़ गया। हालांकि जय सिंह अपनी तलवार से उड़ने में सक्षम था, लेकिन उसका केवल एक एरियल लेविटेशन टेक्निक था जो अर्थ इमॉर्टल के एम्परर स्काईवॉक के बराबर नहीं था। सबसे सीधा अंतर यह था कि वो बस उन ऊंचाइयों तक नहीं उड़ सकता था जहां स्वॉर्ड सेंट और अन्य थे। हालांकि जब जय सिन्हा अपनी सीमा तक पहुंच गया, तब भी वो आकाश में 4 लोगों को देख सकता था। गुरु जयंत और हत्यारा तारा पहले ही युद्ध के मैदान में पहुंच चुके थे। स्माइलिंग बुद्धा के साथ मिलकर उन्होंने स्वॉर्ड सेंट को घेर लिया। स्माइलिंग बुद्धा के पीछे एक काला बुद्ध तेजी से मूर्त होता जा रहा था, लगभग 9 मीटर लंबा, एक परोपकारी भाव के साथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयंकर पहलू भी था। स्माइलिंग बुद्धा शून्य में पालथी मारकर बैठ गया। उसके पीछे बुद्ध के 2 हाथ आगे बढ़े, दोनों हथेलियां काली, वास्तव में ब्लैक हर्ट हैंड नाम के अनुरूप। गुरु जयंत शून्य में अकेले घूम रहा था, लगातार डाल रहा था। ये उसकी गुप्त और दुर्जेय तकनीकें थी जिनका उद्देश्य स्वॉर्ड सेंट को फंसाना था। हत्यारा तारा ने एक हाथ में एक लोहे का हुक पकड़ रखा था। उसकी ठंडी चमक रुक रुक कर दिखाई दे रही थी। स्वॉर्ड सेंट के पीछे खड़ा था, एक घातक वार देने का मौका ढूंढ रहा था। 3 महान अर्थ इमॉर्टल एक से लड़ रहे थे। ऐसी घटना भारत देश के इतिहास में दुर्लभ थी और अब स्वॉर्ड सेंट को ऐसी विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। गुरु जयंत ने ठंडी आवाज में कहा, यशवर्धन यादव, अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है तो अभी कह दो, कहीं ऐसा न हो
कि बाद में समय ही न मिले। यशवर्धन यादव हल्के से मुस्कुराए। गुरु जयंत, जब तुमने दिव्य आपदा का अनुभव किया है तो तुम्हें अर्थ इमॉर्टल के नियम पता होने चाहिए। इतने सारे निर्दोष लोगों का सहार करके क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि स्वर्ग से विधान के रक्षक आकर तुम्हारा सिर कलम कर देंगे? तुम अपने काम से काम रखो। गुरु जयंत ने ठंड से कहा, मैं अपने मामले खुद संभालूंगा, मुझे तुम्हारी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने भी निर्दोषों का सहार नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या तुम हमारे हाथों मरने नहीं जा रहे हो? है यशवर्धन यादव ने हल्की हंसी में कहा। गुरु जयंत, तुम काफी आत्मविश्वासी हो है न? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आज मुझे मार सकते हो? नहीं तो मैंने इतनी लंबी योजना क्यों बनाई? गुरु जयंत ने ठंड से कहा, आज के बाद मैं ही विंध्य प्रदेश में प्रथम रहूंगा। गुरु जयंत, मैंने हमेशा तुम्हारी प्रतिभा को बहुत महत्व दिया है, इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहले हराया था तो मैं तुम्हारे मन के राक्षसों को तोड़ना चाहता था। यशवर्धन यादव ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से इतने वर्षों के बाद भी तुम अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। आज मैं तुम्हारी एक बार और सहायता करूंगा। यशवर्धन यादव, इसे इतना अच्छा बनाकर मत कहो जैसे कि तुम सच में मेरी परवाह करते थे। गुरु जयंत ने अपने दांत पीसे। क्या तुम जानते हो कि मैं इन वर्षों में किन परिस्थितियों से गुजरा हूं? क्या तुम उस पीड़ा को जानते हो जो मैंने सही है? तुम्हारे और मेरे बीच हम कभी भी एक आसमान के नीचे नहीं रह सकते। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जब तुम इतने शक्तिशाली हो जाओ तब ये कहना, मैं हमारी लड़ाई की प्रतीक्षा करूंगा। यशवर्धन यादव हल्के से मुस्कुराए और हत्यारा तारा की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में बोले, हत्यारा तारा, जब मैं दूर था तो तुमने इन सभी वर्षों में विंध्य प्रदेश में जो भी उपद्रव मचाया, मैंने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन यह सोचना कि तुमने वास्तव में मेरे यादव परिवार पर अपनी नजरें गड़ा दी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कमजोर हूं? यशवर्धन यादव, इन वर्षों में हमेशा तुम्हारे यादव परिवार के लोगों ने ही अपनी शक्ति का उपयोग करके मुझे धमकाया है। मैं इस आक्रोश को 1 दशक से अधिक समय से दबाए हुए हूं और अब इसे एक ही बार में हल करने का समय आ गया है। हत्यारा तारा ने ठंड से कहा। हत्यारा तारा, उसे धमकाना नहीं कहते, उसे नियम कहते हैं। यशवर्धन यादव ने कहा, तुम डार्क स्टार संगठन बना सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक हत्यारे के रूप में हत्या के नियम होने चाहिए। मेरा यादव परिवार विंध्य प्रदेश का प्रमुख परिवार है और हमें विंध्य प्रदेश के लिए नियम स्थापित करने होंगे। तुम्हें निर्दोषों को मारने से रोकना, तुम्हें नियमों को तोड़ने से रोकना, इसे धमकाना कैसे माना जा सकता है? अब और बकवास नहीं। आज हम तीनों के यहां होते हुए तुम्हारा यहां मरना निश्चित है। हत्यारा तारा ने ठंड से चिल्लाया। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा अपना सिर पीछे फेंककर जोर से हंसा। यशवर्धन यादव, अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि हजारों उंगलियों के निशाने पर होना कैसा लगता है न? जो काम तुमने इन वर्षों में किए हैं, जो काम तुम्हारे यादव परिवार ने किए हैं, तुम सभी को उसकी कीमत चुकानी होगी। आज तुम यहां मरोगे और इसके बाद यादव परिवार के सहार की बारी होगी। आज के बाद विंध्य प्रदेश का यादव परिवार इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। यहां से कहा जाना है, ये चुनाव तुम्हें करना है। यशवर्धन यादव ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर कहा, जब मेरी हरी शिखर तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो उसे रक्त चखना ही पड़ता है। आज तुम तीनों में से कोई एक निश्चित रूप से इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाएगा। ध्यान से सोचो, मौत के मुंह में भौंकते हुए तुम अभी भी हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। गुरु जयंत ने दहाड़ा। आज स्माइलिंग बुद्धा के यहां होते हुए मैं देखना चाहूंगा कि तुम हमें कैसे मारोगे, तो ऐसा ही हो। यशवर्धन यादव ने आह भरी और धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। जब तुम समझाने से नहीं मानोगे तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। जैसे ही उसने बोला, यशवर्धन यादव ने अपनी पीठ से तलवार का बक्सा उतारा और उसे अपने सामने हवा में रख दिया। उसने अपनी उंगली से तलवार के बक्से पर हल्के से थपथपाया और तुरंत उसके भीतर से गूंजती हुई ड्रैगन की आवाज आई, जैसे कि वो यशवर्धन यादव को उत्तर दे रही हो। पुराने दोस्त, तुम्हारे फिर से कार्रवाई करने का समय आ गया है। यशवर्धन यादव ने हंसकर अपना हाथ तलवार के बक्से के ऊपर रखा
और जोर से कहा, ये हरिशिखर तलवार 7 साल और 3 महीने से अपनी म्यान नहीं छोड़ी है। तलवार का इरादा संघनित हो गया है। एक बार म्यान से बाहर निकलने पर यह दुनिया के सभी सैनिकों को काट सकती है। आज मैं तुम तीनों को अपनी हरिशिखर की ठंडक के लिए बलिदान कर दूंगा। बातें बहुत हुई। मारो गुरु जयंत ने गुस्से में दहाड़ा। उसने अपनी तांत्रिक संरचनाएं तैयार कर ली थी और दोनों हाथों को आगे धकेलते हुए एक विशाल लाल ड्रैगन में बदल गए, जो दहाड़ते हुए यशवर्धन यादव की ओर झपटा। अमिताभ स्माइलिंग बुद्धा ने जोर से बुद्ध का नाम जपा और उसके पीछे बुद्ध के हाथ दर्जनों गज तक फैल गए। दूर से यशवर्धन यादव की ओर पहुंच रहे थे। हत्यारा तारा और भी सीधा था। एक काले बिंदु में बदलकर तेजी से यशवर्धन यादव के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। हमला करने का अवसर तलाश रहा था। यशवर्धन यादव ने आह भरी और तलवार के बक्से से अपना हाथ उठाकर चिल्लाया। हरिशिखर के प्रकट होने से दुनिया को चौंका। एक गूंजती हुई ध्वनि के साथ तलवार का बक्सा अचानक खुल गया और एक लंबी तलवार सीधे अंदर से उड़कर बाहर निकली। ये वही हरिशिखर तलवार थी जिसे यशवर्धन यादव ने भैरव पर्वत की घाटी के तल से लिया था। हरिशिखर तलवार तेजी से बाहर निकली, सीधे तेजी से आ रहे विशाल लाल ड्रैगन से टकरा गई। मारो गुरु जयंत के लंबे बाल बेतहाशा उड़ रहे थे। एक पागल की तरह जैसे ही उसने अपनी बाईं तर्जनी को काट लिया और उसे अंदर फेंक दिया, जिससे लाल ड्रैगन की ताकत दोगुनी हो गई। लाल ड्रैगन ने दहाड़ा और आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा। बुद्ध के हाथ भी आसमान से उतरे हरिशिखर तलवार को पकड़ने के लिए, उसे जबरदस्ती रोकने के लिए तैयार। हत्यारा तारा अंधेरे के एक कण में परिवर्तित होकर अवसर का लाभ उठाकर तारों की एक लकीर बन गया, तेजी से यशवर्धन यादव की ओर चार्ज करते हुए और एक और अद्वितीय प्रहार किया। 3 अर्थ इमोर्टल्स ने एक साथ काम किया, 2 हरिशिखर तलवार के खिलाफ और एक यशवर्धन यादव को मारने के लिए श्रम का स्पष्ट विभाजन था। यशवर्धन यादव अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, जैसे कि उसे कोई खतरा ही न हो। अंत में हरिशिखर तलवार लाल विशाल ड्रैगन से टकरा गई। बिना किसी संदेह के लाल विशाल ड्रैगन सीधे हरिशिखर तलवार द्वारा बिखेर दिया गया, जैसे कि ये सूखी खरपतवार को कुचलने जितना आसान था। दुर्जय लाल विशाल ड्रैगन के पास हरिशिखर तलवार के सामने विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। गुरु जयंत बुरी तरह से चिल्लाया। उसका शरीर खून से लथपथ था, गंभीर चोटें आई थी। बुद्ध के हाथों ने हरिशिखर तलवार को पकड़ने का मौका लिया। उसे मजबूती से पकड़कर तलवार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन हरिशिखर तलवार ने सहजता से बुद्ध की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और हवा में एक चक्कर लगाकर उसने सीधे बुद्ध के हाथों को छेद दिया। स्माइलिंग बुद्धा ने एक दबी हुई कराहन निकाली, क्योंकि दोनों हथेलियों में बड़े छेद हो गए थे, खून बह रहा था। उस क्षण हत्यारा तारा पहले ही यशवर्धन यादव की पीठ पर झपट चुका था। ब्लैक आयरन हुक ठंडी रोशनी से चमक रहा था, लगभग यशवर्धन यादव को छुरा घोंपने ही वाला था। हालांकि उस दूरी पर हत्यारा तारा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि ठीक उसी समय हरिशिखर तलवार घूम गई थी। एक तलवार के वार से उसके दिल को छेद दिया था। मौत का सामना करते हुए हत्यारा तारा के चेहरे पर अभी भी अविश्वास का भाव था। उसका ब्लैक आयरन हुक यशवर्धन यादव के शरीर को छेदने से बस 1 इंच कम था। इसके बजाय वो मौके पर ही हरिशिखर तलवार द्वारा मारा गया था। जय सिंह ने ये सब दूर से देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये यशवर्धन यादव की ताकत थी? 3 अर्थ इमोर्टल्स ने यशवर्धन यादव से लड़ाई की और जय सिंह ने सोचा था कि यशवर्धन यादव बड़े खतरे में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था उसने वास्तव में यशवर्धन यादव को कम आका था। म्यान से निकली एक तलवार 2 अर्थ इमोर्टल्स को घायल कर दिया और दूसरे को मार डाला। सब कुछ एक विचार के अंतराल में 3 अर्थ इमोर्टल्स यशवर्धन यादव के सामने शक्तिहीन। किसी की ताकत कितनी दुर्जय होनी चाहिए। यशवर्धन यादव वास्तव में यादव परिवार का गौरव होने के योग्य। श्वेत वस्त्रधारी ऋषि, इतना भयानक कोई आश्चर्य नहीं कि वो साहसपूर्वक दावा करता है कि एक तलवार का वार
दुनिया की सेनाओं को हरा सकता है। हरिशिखर तलवार हत्यारा तारा को मारने के बाद सीधे यशवर्धन यादव के सामने तलवार के बक्से में वापस आ गई और उसकी गूंजती हुई ध्वनि धीरे धीरे शांत हो गई। जैसा कि यशवर्धन यादव ने कहा था, एक बार म्यान से बाहर निकलने के बाद हरिशिखर तलवार का खून से सना हुआ लौटना तय था। आज इसने हत्यारा तारा का खून पिया स्माइलिंग बुद्धा का रंग अचानक बदल गया और वो जल्दबाजी में चिल्लाया, ये बुरा है, हमने उसे कम आंका है। चलो। बुद्ध ने एक व्यापक हाथ से इशारा किया, गुरु जयंत को पकड़ने का इरादा रखते हुए। अपनी उंगली के एक आकस्मिक झटके के साथ यशवर्धन यादव ने एक तलवार की रोशनी भेजी जिसने बुद्ध के विशाल हाथ का आधा हिस्सा काट दिया, जिससे स्माइलिंग बुद्धा ने एक दबी हुई कराह निकाली। तुम जा सकते हो, लेकिन वो नहीं, यशवर्धन यादव ने शांति से कहा। स्माइलिंग बुद्धा ने शब्द बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और भागने के लिए मुड़ गया। एक पल के लिए भी यहां रुकने की हिम्मत नहीं की। गुरु जयंत अपनी जगह पर खड़ा रहा, अब भागने की ताकत से पूरी तरह से रहित। अपने दांत भींचते हुए उसने यशवर्धन यादव को घूरा और गहरी आवाज में कहा, यादव, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई होगी। अब तुम सिर्फ हेवनली ग्रेड पर 7वें नहीं हो, तुमने हम सबको धोखा दिया है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बस तुम अच्छी तरह से सूचित नहीं हो, यशवर्धन यादव ने मुस्कान के साथ कहा। आधे महीने पहले मैंने कीर्ति बख्शी को हराया था, जो हेवनली ग्रेड पर 4थे स्थान पर था। तुमने कीर्ति बख्शी को हराया। गुरु जयंत का भाव नाटकीय रूप से बदल गया, उसकी आवाज कांप रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब हेवनली ग्रेड पर 4थे स्थान पर हो। ये सही है, यशवर्धन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर हल्के से आह भरी, बस अफसोस है, मैं अभी भी एक कदम दूर हूं। एक कदम दूर। गुरु जयंत पहले तो चौंक गया, फिर तुरंत ठंड से उपहास किया, सच है, तुम एक कदम दूर हो यशवर्धन यादव। इस एक कदम के कारण तुम ये अवसर चूक जाओगे। ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम्हारे लिए ये अभी भी संभव है? इंसान प्रस्ताव रखता है, ईश्वर निपटारा करता है न। यशवर्धन यादव तलवार का बक्सा अपनी पीठ पर रखे गुरु जयंत को देखकर मुस्कान के साथ कहा, गुरु जयंत, मैं तुम्हारी प्रतिभा का बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें सहन करता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सबक याद रखोगे, अपनी राक्षसी बाधा को तोड़ोगे और भव्य मार्ग पर कदम रखोगे। यशवर्धन यादव, खुद को धोखा मत दो, गुरु जयंत ने गुस्से में चिल्लाया। हमारे मुद्दे बस ऐसे ही नहीं सुलझेंगे। आज तुम मुझे बख्श दो, कल मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार दूंगा, और अगर मैं तुम्हें नहीं मार सका तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। मैं तुम्हें सहन करता हूं, लेकिन मेरे धैर्य की भी सीमाएं हैं, यशवर्धन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरे जाने से पहले अगर तुम अभी भी अपनी राक्षसी बाधा को नहीं तोड़ पाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी जान ले लूंगा। गुरु जयंत चौंक गया, फिर ठंड से उपहास किया। क्या डर गए कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा? हाँ यशवर्धन यादव, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में भी डर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने इन वर्षों में कितने दुश्मन बनाए हैं? भले ही तुम मुझे मार दो, तुम्हारे जाने के बाद कितने लोग यादव परिवार से हिसाब चुकता करने आएंगे। मेरे जाने से पहले मैं एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा, यशवर्धन यादव ने शांति से कहा। अर्थ इमॉर्टल्स की सीमाएं मुझसे ज्यादा तुम्हें स्पष्ट है। तुम्हारे कुछ दुश्मन ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम अपनी मर्जी से निपटा सको, गुरु जयंत ने ठंड से कहा। तुम उन अर्थ इमॉर्टल्स को मार सकते हो, लेकिन उन लोगों का क्या जो अर्थ इमॉर्टल्स के स्तर से नीचे हैं? अगर वे सभी यादव परिवार पर हमला करने आते हैं तो तुम्हारा परिवार कितने का सामना कर सकता है? याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, यशवर्धन यादव ने धीरे से कहा। मैं इस बार अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए लौटा हूं। तुम्हारी बेटी? गुरु जयंत का भाव बदल गया और उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारा इरादा माया से शादी करवाने का है। तुम अपने वंश की किस्मत बदलने के लिए एक गठबंधन बनाने की योजना बना रहे हो। लेकिन यशवर्धन यादव, कौन सा वंश यादव परिवार के लिए इतनी गंभीर जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा? या दूसरे शब्दों में कहें तो कौन सा वंश इसे सहन कर सकता है?
यशवर्धन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संयोग से एक वंश है जो इन मामलों को संभाल सकता है। ये कैसे संभव है? गुरु जयंत ने पहले कुछ शब्द बोलना शुरू ही किया था कि उसका भाव अचानक बदल गया और उसने कांपते हुए कहा, तुम उस वंश का जिक्र कर रहे हो? ये सही है, यशवर्धन यादव ने कहा, अभी भी मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? गुरु जयंत ने सदमे में बार बार कहा। उस वंश ने हमेशा दूसरों की अवहेलना की है। वे यादव परिवार के साथ विवाह के माध्यम से कैसे गठबंधन कर सकते हैं? तुम निश्चित रूप से मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा यादव परिवार उस वंश से जुड़ने की आकांक्षा कैसे कर सकता है? यशवर्धन यादव ने गर्व से कहा, मेरी बेटी माया किसी से भी शादी करे, उसे ऊंचे घराने में शादी करना नहीं माना जाएगा। हालांकि इस शादी पर चर्चा हुई है, लेकिन ये सफल होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी बेटी तैयार है या नहीं। वो वंश तुम्हारे साथ विवाह के माध्यम से गठबंधन करने को तैयार है और तुम अभी भी अपनी बेटी की इच्छा पर विचार कर रहे हो। गुरु जयंत हक्का बक्का रह गया। यशवर्धन यादव, तुम पहले से भी ज्यादा अभिमानी हो। यशवर्धन यादव ने कहा, मेरी केवल यही एक बेटी है, स्वर्ग के देवता भी उसे जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते। मैं देखना चाहूंगा कि तुम अपनी बेटी की रक्षा कैसे करोगे। गुरु जयंत ने उपहास किया, फिर मुड़कर धीरे धीरे चला गया। यशवर्धन यादव, तुम्हारा मुझे न मारना मेरी कृतज्ञता नहीं अर्जित करता। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं फिर भी अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। अगर तुम मेरे हाथों में पड़ गए तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। यशवर्धन यादव चुपचाप मुस्कुराया। गुरु जयंत को दूर तक गायब होते देखता रहा, फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरा। इस महान लड़ाई को देखकर जय सिंह आश्चर्यजनक रूप से मंत्रमुग्ध था। जैसे ही वो नीचे उतरने वाला था, यशवर्धन यादव पहले ही उसके सामने प्रकट हो चुका था, सुविधाजनक रूप से उसके आमने सामने। क्या तुम जय सिंह हो? यशवर्धन यादव ने पूछा। हाँ मैं हूं, जय सिंह ने सिर हिलाया और साथ ही पूछा, क्या तुम यशवर्धन यादव हो? यशवर्धन यादव ने खुद को देखा और पूछा, क्या मैं ऐसा नहीं लगता? जय सिंह ने ठंड से कहा, मैंने सोचा था कि यशवर्धन यादव इतना वाचाल नहीं होगा है। यशवर्धन यादव ने हल्के से हंसा। वास्तव में तुम काफी दिलचस्प हो, तुम ज्यादा दिलचस्प हो, जय सिंह ने बेझिझक जवाब दिया। यशवर्धन यादव जोर से हंसा ऊपर देखते हुए। इन वर्षों में ऐसे बहुत से लोग नहीं हुए हैं जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं। तो तुम बहुत दयनीय हो, जय सिंह ने ठंड से कहा। तुम्हारे आसपास एक भी व्यक्ति सच नहीं बोलता। हाँ, यशवर्धन यादव फिर से हंसा, उसका भाव काफी प्रसन्न था। तो क्या मुझे आभारी होना चाहिए कि मैं अंत में किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो मुझे सच बता सकता है? बिल्कुल, जय सिंह ने सिर हिलाया। दिलचस्प, यशवर्धन यादव ने धीरे धीरे कहा सिर हिलाते हुए। फिर अचानक पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तक तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है? मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूं। जय सिंह ने ठंड से कहा, क्या तुम्हें भी नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है? ओ, यशवर्धन यादव ने जय सिंह को देखा। तुम मानव जीवन को महत्व नहीं देते, अंधाधुंध हत्या करते हो और फिर भी तुम कहते हो कि मैं गलत हूं। ये किस तरह का तर्क है? हम निर्दोषों को नहीं मारते, जय सिंह ने ठंड से कहा। जिनके पास विरोध करने की शक्ति नहीं है वे निर्दोष है, यशवर्धन यादव ने धीरे से कहा। तुम्हारी स्थिति एक वयस्क द्वारा हथियार लेकर निहत्थे बच्चों का सहार करने से कितनी अलग है। जैसे ही जय सिंह बोलने वाला था, दूर आसमान में अचानक एक आग की लपट जल उठी। जय सिंह ने उस पर एक नजर डाली, उसका भाव तुरंत बदल गया और वो चिल्लाया, ये अच्छा नहीं है, क्या हुआ? यशवर्धन यादव ने हैरान होकर पूछा। उत्तर देने का समय नहीं था। जय सिंह तेजी से आग की लपट की दिशा में उड़ गया। आग की रोशनी सरहद नगर के बाहरी इलाके से आ रही थी, विशेष रूप से ललित के निवास से। दिल में बेचैनी लिए जय सिंह घटनास्थल की ओर दौड़ा। उसकी निराशा के लिए पहुंचने पर उसने महसूस किया कि ललित का घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। घर का अधिकांश हिस्सा पहले ही जल चुका था। इतनी तीव्र आग के नीचे क्या अंदर वालों के बचने की कोई उम्मीद थी? घर के आसपास 7-8 लोग थे। उनमें से कुछ को जय सिंह ने पहचाना। वे लोग
जिन्होंने पिंकी को अत्यधिक दरों पर पैसा उधार दिया था, अब यहां ललित से कर्ज वसूलने आए थे। गरजती आग का सामना करते हुए ये लोग बेतहाशा हंस रहे थे। इसे ऐसे मान रहे थे जैसे ये कोई क्रूर शरारत हो। गुर एक कमजोर रोने के साथ एक छोटा पिल्ला लपटों से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है नेता आगे बढ़ा और पिल्ले को वापस आग की लपटों में लात मारकर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, धिक्कार है, इस छोटे कमीने ने अपने कुत्ते को मुझे काटने की हिम्मत की। आज मैं उसे इन मरे हुए कुत्तों के साथ सुगंधित मांस में जला दूंगा। हाँ, ये तो स्वादिष्ट भी लग रहा है। भुना हुआ कुत्ता रंगा भाई सच में मजे करना जानते हैं। चलो बाद में इसे बाहर निकालते हैं और कोशिश करते हैं। मैंने सुना है कुत्ते का मांस स्वादिष्ट होता है, शायद भुना हुआ। और भी बेहतर भीड़ हंसी के ठहाकों से गूंजती रही। इस बात से अनजान कि जय सिंह आसमान से उतर चुका था। जय सिंह सीधे घर के सामने भागा और तभी लोगों ने उसे देखा। धिक्कार है, ये तुम हो नेता। जय सिंह को पहचान कर तुरंत गुस्से में आ गया। ये वही कमीना है, धिक्कार है, जिसने उस बच्चे की सहायता भी की थी। तुम भाग्यशाली हो कि तुम जिंदा हो और घर में नहीं थे, लेकिन यह भी अच्छा है कि तुम यहां हो। मुझे तुम्हारा घर जलाने के लिए एक चक्कर बचाने में सहायता मिली। बताओ, क्या तुम खुद कूद रहे हो या मुझे तुम्हारे हाथ पैर काटकर तुम्हें अंदर फेंकना पड़ेगा? एक शब्द कहे बिना जय सिंह नरक में कूद गया। यो खुद कूदने की समझ है। हाँ, नेता हंसी में फूट पड़ा। क्या मुझसे इतना डर गए? चिंता मत करो, मेरे भी सिद्धांत है। जब तुम खुद कूद गए हो तो यह दिखाता है कि तुम्हारी गलतियां स्वीकार करने का रवैया अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें एक पूरा शव प्रदान करूंगा। जय सिंह ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी से छोटे पिल्ले के पास गया। हाथ बढ़ाकर उसने छोटे जीव को उठा लिया, लेकिन पिल्ला पहले ही बचाने लायक नहीं बचा था। जय सिंह की आंखें लाल हो गई। ललित के घर पर इन पिछले कुछ दिनों में ये पिल्ले उसके और माया के चारों ओर खेलते थे, बहुत स्नेह दिखाते थे। अब ये प्यारे छोटे बच्चे जलकर खाक हो गए थे। जले हुए पिल्ले को गले लगाकर जय सिंह आगे बढ़ता रहा। घर का आधा हिस्सा अभी तक ढहा नहीं था और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे कई और पिल्ले मिले जो कोयले में बदल गए थे। हर एक की मौत पहले से ज्यादा दयनीय थी। जय सिंह का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो मरे हुए को पुनर्जीवित कर सकता था, यहां तक कि एक मृत कुत्ते को भी, बशर्ते उनके शरीर बरकरार रहें। ये पिल्ले राख में जल गए थे। एक महान स्वर्ण अमर के रूप में भी जय सिंह के पास उन्हें वापस लाने का कोई साधन नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे उसने मोटू के पिता को बचाया था। शव को संरक्षित रखने पर जोर देने का कारण ठीक यही था। एक बार जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जय सिन्हा भाग्य को उलटने में असहाय होता है। पिल्लों की ऐसी स्थिति में जय सिन्हा के लिए उन्हें पुनर्जीवित करना असंभव था। जय सिन्हा घर के बचे हुए आधे हिस्से के सामने चला गया। दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन अब आग से काफी हद तक जल चुका था। अंदर लपटें तीव्रता से भड़क रही थी, जिससे अंदर वालों के बचने की कोई संभावना नहीं बची थी। अपने दांत भींचते हुए जय सिंह ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अपने हाथ के एक आकस्मिक लहर के साथ उसने अंदर की अधिकांश आग को बिखेर दिया। ध्यान से सर्वेक्षण करते हुए जय सिंह ने देखा कि आग का सबसे भयंकर हिस्सा बिस्तर पर था। वहां दो लोग कसकर गले मिले हुए थे। बाहरी वाला कोयले की तरह काला हो गया था, निस्संदेह ललित की दादी। दूसरा व्यक्ति ललित था। ललित अपनी दादी के नीचे दबा हुआ था, इसलिए उसकी स्थिति कुछ बेहतर थी, लेकिन उसके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो अक्षत हो। एक नजर में जय सिंह का भाव अचानक बदल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि ललित अभी भी सांस ले रहा था। ललित वास्तव में अभी भी जीवित था। बिना किसी हिचकिचाहट के जय सिंह तुरंत दौड़ा, एक हाथ से चारों ओर की लपटों को बिखेरते हुए और दूसरे से ललित की कलाई पकड़कर उसके जीवन को बनाए रखने के लिए असली प्राण का संचार किया। बिस्तर के पास एक खंभा था जो जलकर कुछ भी नहीं बचा था। खंभे के बगल में एक कुंडलित जला हुआ बड़ा कुत्ता पड़ा था।
ये शेरू था जो जलकर मर गया था। जय सिंह ने एक नजर डाली और एक बार फिर भौहें सिकोड़ी। इस खंभे की स्थिति बिस्तर के क्रॉसबीम के ऊपर थी। भले ही ये क्रॉसबीम से गिरता, इसे बिस्तर पर लेटे ललित और उसकी दादी पर गिरना चाहिए था, न कि इस स्थान पर। हालांकि ललित और उसकी दादी के शरीर पर प्रभाव के कोई संकेत नहीं थे। इसके विपरीत शेरू के सिर पर टक्कर के संकेत थे। स्पष्ट रूप से जब खंभा गिरा तो शेरू अपने मालिक की रक्षा के लिए उत्सुक ने खंभे को विक्षेपित कर दिया था। यही कारण था कि ये ललित और उसकी दादी पर नहीं गिरा। ठीक इसी वजह से शेरू, जिसके पास अन्यथा जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका था और जो सबसे फुर्तीला था, यहां आग की लपटों में सबसे पहले मरने वाला बन गया। ललित की आधी पंगु दादी ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर ललित को अपने नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। ललित का जीवन उसकी समर्पित दादी और उस बूढ़े पीले कुत्ते ने बचाया था, जिसे परिवार ने वर्षों से पाला था। जय सिन्हा की आंखों में आंसू भर आए जब उसने कुंडलित शेरू को देखा और वो शेरू के साथ ललित के पहाड़ी झरनों में मछली पकड़ने और जंगल में खरगोश पकड़ने के दृश्यों को याद किए बिना नहीं रह सका। ललित की जान बच गई थी, लेकिन क्या वो जागने पर इस आघात के झटके को सहन कर पाएगा? थोड़ी देर बाद ललित ने आखिरकार एक हल्की सांस ली। उसकी जान बच गई थी, लेकिन वो बुरी तरह जल गया था और पूरे समय बेहोश रहा। जय सिंह ने उसका इलाज करने के लिए जल्दबाजी में चांदी की सुइयों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। दृश्य बस बहुत ही निराशाजनक था। चांदी की सुइयां उसे जगा सकती थी, लेकिन क्या वह अपने सामने पड़े सब कुछ के दृश्य को सहन कर सकता था? ललित को उठाते हुए जय सिंह ने एक हाथ से शेरू को और दूसरे से उसकी दादी को पकड़ा और घर से बाहर भागा। इस बीच बाहर कुछ लोग यशवर्धन यादव के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, जो अभी अभी पहुंचा था। अरे बूढ़े आदमी, तुम कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो या क्या? ऐसे कपड़े पहने हुए और एक तलवार लेकर तुम क्या खेल रहे हो? एक तलवारबाज। वाह, वो तलवार बहुत तेज दिखती है रंगा, तुम्हारी चाकू से भी तेज। मैं कहूंगा बकवास। क्या उसकी तलवार मेरे चाकू से मुकाबला कर सकती है? मुझे लगता है कि वे बहुत करीब है। क्यों ना एक कोशिश की जाए? कोशिश करें, चलो कोशिश करते हैं। अरे बूढ़े आदमी, मुझे एक सेकंड के लिए अपनी तलवार उधार दो, रंगा ने कहा। जैसे ही उसने यशवर्धन यादव की लंबी तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, यशवर्धन यादव ने तुरंत अपनी लंबी तलवार म्यान में डाल दी, जिससे रंगा का गुस्सा भड़क गया। तुम्हारे साथ क्या मामला है बूढ़े आदमी? मैं बस एक नजर डालना चाहता था। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो या क्या? यशवर्धन यादव ने रंगा पर एक नजर डाली। मैं अपनी तलवार दूसरों को उधार नहीं देता, तो मैं इसे जरूर उधार लूंगा, रंगा ने वापस घूरा, जिद्दीपन से जोर देते हुए। मैं बस तुम्हें उधार नहीं दूंगा, यशवर्धन यादव ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। धिक्कार है, तुम उधार दोगे या नहीं? रंगा एक छुरा पकड़े हुए उसे यशवर्धन यादव की गर्दन पर रख दिया। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। यशवर्धन यादव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। फिर उसने अचानक रंगा के चेहरे पर एक घूंसा मारा। आउच, धिक्कार है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? रंगा दर्द में चिल्लाया। आगे बढ़ा और यशवर्धन यादव के साथ लड़ना शुरू कर दिया। यशवर्धन यादव ने किसी भी युद्ध कला का उपयोग नहीं किया। उसने बस रंगा से वैसे ही लड़ाई की जैसे आम लोग लड़ते हैं। उसे अच्छी तरह से पीटा। देखने वाले शुरू में जोर से हंसे, लेकिन ये देखकर कि रंगा कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है, वे शोर मचाने लगे और आगे बढ़ गए। कमीने हमारे भाई को मारने की हिम्मत की, उसे मार डालो, उसे मार डालो, हमें उसे मारना ही होगा बेशक। उसने देखा है कि हम यहाँ क्या करते हैं, क्या हम उसे जीवित रहने दे सकते हैं? उसे मार डालो, उसे मार डालो। भीड़ दहाड़ते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसी क्षण एक आकृति अचानक अंदर घुस गई, जिससे उनमें से कई हवा में उड़ गए। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, वे सभी दर्द में चिल्ला रहे थे। अरे यशवर्धन यादव ने तुरंत कहा, जय सिंह, तुम क्या कर रहे हो? वे सिर्फ आम लोग हैं जिनके पास कोई युद्ध कला कौशल नहीं है। जय सिंह ने
यशवर्धन यादव पर एक नजर डाली यशवर्धन यादव ने वास्तव में उसे निशब्द कर दिया। रंगा के साथ लड़ाई में भी उसने वास्तव में किसी भी युद्ध कला का उपयोग नहीं किया था, बस एक आम व्यक्ति की तरह लड़ा था। यशवर्धन यादव, मैं तुम नहीं हूं, नहीं तुम मैं हो। अपने नैतिक मानकों को मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो, जय सिंह ने ठंड से कहा। ये मेरे नैतिकता के बारे में नहीं है, ये यशवर्धन यादव ने शुरू किया, लेकिन फिर अचानक रुक गया। भौहें सिकोड़ते हुए, वैसे भी बेहतर होगा कि तुम निर्दोषों को न मारो। निर्दोष? हाँ, जय सिंह अचानक हंसा। ललित शेरू और दूर जमीन पर पड़े दूसरों की ओर इशारा किया और जोर से कहा, यशवर्धन यादव, मुझे बताओ, क्या वे तुम्हें निर्दोष लगते हैं? जिस स्थिति में जय सिंह ने लोगों को बचाया था, उसे देखकर यशवर्धन यादव ने आह भरी और कहा, इस नश्वर दुनिया में दुश्मनी और स्नेह से बचा नहीं जा सकता। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून उनसे निपटेगा। हम कानून के रक्षक नहीं हैं, हम उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें दंडित करने का अधिकार नहीं है, और नहीं अपनी ताकत का उपयोग करके इन निहत्थे लोगों को मारने का हमें अधिकार क्यों नहीं है? जय सिंह ने प्रतिवाद किया। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियम हैं, यशवर्धन यादव ने घोषणा की। अगर स्वर्ग और पृथ्वी के नियम वास्तव में ऐसे हैं, तो मुझे उनका पालन क्यों करना चाहिए? जय सिंह ने गंभीरता से कहा। अपने शब्दों पर ध्यान दो, यशवर्धन यादव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या स्वर्ग और पृथ्वी ने कभी मेरा सम्मान किया है? जय सिंह ने ठंड से उत्तर दिया। ये परिवार वे स्वर्ग, पृथ्वी, देवताओं, बुद्ध, राक्षसों और आत्माओं का सम्मान करते हैं। वे अपनी शक्ति से बड़ी किसी भी शक्ति से श्रद्धापूर्ण दिलों से डरते हैं। लेकिन स्वर्ग, पृथ्वी और देवताओं ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? जब वे सबसे असहाय और दयनीय थे, तो क्या स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों ने उन्हें बचाया? यशवर्धन यादव ने आह भरी और कहा, दुनिया की विशालता एक व्यक्ति के लिए मौजूद नहीं है। आम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम और मैं टाओइज्म साधकों के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से और भी अधिक बाधित होने चाहिए। अन्यथा क्या दुनिया अराजकता में नहीं उतर जाएगी? यशवर्धन यादव, तुम गलत हो। जय सिंह ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। मेरी टाओइज्म साधना स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का पालन करने के लिए नहीं है। अगर मैं जुनून का जीवन नहीं जी सकता और अपने प्रतिशोध को एक स्वतंत्र आत्मा के साथ नहीं निपटा सकता, तो जिस मार्ग पर मैं साधना करता हूं, उसका क्या उपयोग है? यशवर्धन यादव चौंक गया। उसने कुछ देर जय सिंह को घूरा और धीमी आवाज में कहा, जय सिंह, तुम्हारी प्रतिभा गुरु जयंत से कहीं अधिक है, लेकिन तुम्हारे आंतरिक राक्षस भी उसके से कहीं अधिक गंभीर है। क्या तुम मेरे अंदर के राक्षसों को तोड़ने के लिए तैयार हो? जय सिंह ने प्रतिवाद किया। यशवर्धन यादव एक पल के लिए चुप हो गया और धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। तुम्हारे दिल में राक्षसों को मैं नहीं तोड़ सकता। इसके विपरीत अगर मैं तुमसे बात करना जारी रखता हूं, तो मुझे डर है कि मेरे दिल में भी राक्षस पैदा हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। जय सिंह ने एक गहरी सांस ली, उन 7-8 आदमियों की ओर मुड़ा और ठंडी आवाज में कहा, अंदर कूदो। कूद। इसमें कूदो आदमियों के चेहरे बदल गए। उन्हें एहसास हो गया था कि जय सिंह और यशवर्धन यादव दोनों कोई साधारण लोग नहीं थे। वे अंत में डर महसूस करने लगे थे। जय सिंह ने दूर जलते हुए घर की ओर इशारा किया और ठंड से कहा, अंदर कूदो। वे सभी घबराहट में थे। लपटें भड़क रही थी। अगर वे अंदर कूदते तो वे जीने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? अग्रणी व्यक्ति ने कुछ साहस जुटाया और कांपती आवाज में कहा, बड़े भाई, हम पहाड़ को पहचानने में असफल रहे और अभी आपको नाराज कर दिया। मैं यहां माफी मांगता हूं। हम पहाड़गंज के पहलवान के आदमी हैं, कृपया हमें कुछ सम्मान दे। ठीक है। जय सिंह ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और उस आदमी को पकड़ कर ले आया। तुम्हें अभी कूदने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन जय सिंह ने फिर कहा, अब पहाड़गंज के पहलवान को फोन करो और उसे यहां आकर अपनी मौत से मिलने के लिए कहो। क्या आदमी दंग रह गया, लेकिन जय सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया और दूसरों की ओर इशारा किया। तुम सब अभी अंदर कूदो। भीड़ हकी बक्की रह गई। उन्होंने सोचा था
कि जब जय सिंह ने उस आदमी से कहा कि उसे कूदने की जरूरत नहीं है, तो मामला सुलझ गया है। ये सोचकर कि जय सिंह पहलवान से डरता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जय सिंह अभी भी चाहता था कि वे कूदे। अग्रणी व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, बड़े भाई पहलवान पंचम सेठ का साला है। ऐसा करके तो पंचम सेठ को भी बुलाओ और उसे भी यहां आकर अपनी मौत से मिलने के लिए कहो, जय सिंह ने ठंड से कहा। सब चौंक गए। ये पंचम सेठ की बात हो रही थी। जय सिंह पंचम सेठ के इलाके में खड़ा था और उसने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की। उसने पंचम सेठ को आकर मौत का सामना करने के लिए कहने की हिम्मत की। क्या वो पागल हो गया था? पंचम सेठ कौन था? इस क्षेत्र का निर्विवाद नेता। उसकी ताकत विंध्य प्रदेश के साथ प्रमुख नेताओं के बराबर थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पंचम सेठ मुख्य रूप से भूमिगत मुक्केबाजी मैच चलाता था और उसके अधीनस्थों को वास्तव में कई विशेषज्ञों के रूप में वर्णित किया जा सकता था। इन लोगों को शायद जय सिंह और यशवर्धन यादव की पहचान नहीं पता थी, लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि ये दोनों कुशल लड़ाके हो सकते हैं। लेकिन वे कितने भी कुशल क्यों न हो, क्या वे वास्तव में पंचम सेठ से तुलना कर सकते थे? पंचम सेठ के विशेषज्ञ कई थे, बस मुट्ठी भर ही एक ताकत हो सकते थे। पंचम सेठ के खिलाफ जाने के लिए क्या उन्होंने नहीं सुना था कि दो मुट्ठी चार हाथों को नहीं हरा सकती? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पंचम सेठ को बुलाऊं? प्रमुख व्यक्ति ने ठंड से कहा। सुनिश्चित कर लो कि तुम समझते हो कि एक बार ये फोन पंचम सेठ को कर दिया गया तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। सेठ मेरे बड़े भाई की तरह तर्कसंगत नहीं है। इससे पहले कि आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, जय सिंह ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे उठाया और उसे आग की लपटों में फेंक दिया। आह आह! आदमी भयानक रूप से चिल्लाया, जल्दी में बाहर भागा। लेकिन केवल 2 कदम चलने के बाद जय सिंह ने लापरवाही से एक छोटा कंकड़ उठाया और उसे उसके कंधे पर मार दिया। इस बार जय सिंह ने जानबूझकर विस्फोटक बल का इस्तेमाल किया। कंकड़ आदमी के कंधे पर लगा, जिससे उसकी त्वचा फट गई और मांस खुल गया। नीचे की हड्डियां दिखाई देने लगी। स्वाभाविक रूप से अधिकांश हड्डियां कुचल गई थी, जिससे एक विशेष रूप से वीभत्स दृश्य बन गया। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और पल भर में आग की लपटें उसे निगल गई। देखने वाले बस इतना ही देख सके कि आग की लपटों में एक जलती हुई आकृति चीख पुकार मचा रही थी, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब तक कि वो अंततः जमीन पर गिर नहीं गया, उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसे जिंदा जला दिया गया था। हर कोई डर से कांप रहा था। जब उन्होंने कुछ देर पहले ललित के परिवार को आग लगाई थी, तो उन्हें यह मजेदार लगा था, और यहां तक कि उन्हें लगा कि ये उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी आग से खुद जलने पर कैसा महसूस होगा। जैसे ही उन्होंने अपने ही समूह के किसी व्यक्ति को आग की लपटों से जिंदा जलते देखा, उन्होंने अंततः उस आतंक का अनुभव किया और समझा कि असहाय होने का क्या मतलब है। उस क्षण उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका तथाकथित अहंकार और लापरवाही कितनी हास्यास्पद थी। जब वे वास्तव में उन लोगों से मिले जिनसे उन्हें नहीं उलझना चाहिए था, तो उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वो कुछ ऐसी थी जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। चुप रहो, जय सिंह ने शाप दिया और अपना ध्यान बाकी लोगों पर केंद्रित किया। उनमें से 2 तुरंत एक धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गए, जबकि दूसरों को होश आया और वे भी घुटनों के बल बैठ गए, दया की भीख मांगने लगे। चुप रहो, जय सिंह ने गरज कर कहा, और लोग तुरंत चुप हो गए। पहाड़गंज के पहलवान और पंचम सेठ के फोन नंबर किसके पास है? जय सिंह ने सख्ती से पूछा। लोग एक दूसरे को देखते रहे, जब तक कि एक आदमी कांपते हुए बोला, मेरे पास है। अच्छा, यहां आओ, जय सिंह ने इशारा किया। वो आदमी इतना डर गया था कि वो ढीला पड़ गया। वो जय सिंह के पास जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या पहले वाला आदमी ठीक वैसे ही नहीं मरा था? मैंने तुमसे कहा था कि यहां आओ। जय सिंह गुस्सा हो गया और हाथ बढ़ाकर उस आदमी को दूर से छीन लिया। तुम यहीं पर पहलवान और सेठ को फोन करो, बाकी सब अंदर जाओ। जय सिंह ने बाकी लोगों को घूरा। मैं 3 तक गिनने जा रहा हूं।
या तो तुम अपने आप अंदर जाओ या मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हें अंदर फेंक दूंगा। ये लोग लगभग पागल हो गए थे। वे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि जय सिन्हा का जवाब न देने से ये होगा। बड़े भाई, मेरे पास भी सेठ और पहलवान के नंबर है। एक आदमी ने जल्दबाजी में कहा, मेरे पास भी है, मेरे पास है, मैं फोन करूंगा, मैं उन्हें फोन करूंगा, मैं अभी फोन करता हूं। लोग फोन करने के लिए शोर मचाने लगे, अत्यधिक उत्सुकता दिखा रहे थे। आखिरकार फोन न करने का मतलब था अभी आग के समुद्र में प्रवेश करना। कौन तैयार होगा? जय सिंह ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और गिनना शुरू किया, 1 2 3, जब तक वो 2 की गिनती तक पहुंचा। कुछ लोग अब और सहन नहीं कर सके और भागने के लिए मुड़ गए। जब जय सिंह 3 पर पहुंचा तो उसने अपनी चाल चली, पहले सामने के कई लोगों को गिरा दिया। फिर एक फैला हुआ हाथ के साथ उसने भागने वालों को हवा से पकड़ लिया, उन्हें और भी बुरी तरह से पीटा, लगभग उनके शरीर की हर हड्डी तोड़ दी और अंत में उन्हें आग के समुद्र में फेंक दिया। यशवर्धन यादव बगल से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही जय सिंह ने अपनी चाल चली, उससे निकलने वाली तलवार की मंशा तीव्रता में उतार चढ़ाव करती रही। कई बार ऐसा लगा कि वो हस्तक्षेप करने वाला है। हालांकि अंत में उसने कार्रवाई नहीं की, केवल ये देखते हुए कि जय सिंह ने इन सभी लोगों को आग में फेंक दिया, किसी को नहीं बख्शा। सब कुछ हो जाने के बाद उसके बगल वाले आदमी ने अपना फोन कॉल समाप्त कर लिया था। उसने कांपते हुए जय सिंह को देखा, बड़े भाई, मैंने फोन कर दिया, क्या आप मुझे बख्श सकते हैं? मेरे पास देखभाल करने के लिए बुजुर्ग हैं और पालने के लिए बच्चे हैं। जय सिंह ने उसे बीच में ही काट दिया। क्या ललित जवान नहीं था? क्या उसकी दादी बुजुर्ग नहीं थी? क्या तुमने उसे बख्शा? बड़े भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आदमी ने उत्सुकता से विनती की। लेकिन अगर आप मुझे मार देंगे तो मैं अकेला नहीं मरूंगा। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी और मेरा 3 महीने का बेटा, वे सब बर्बाद हो जाएंगे। हम्फ, जय सिंह ने ठंड से कहा, तुम्हारे दादा दादी बहुत समय पहले गुजर गए। तुम्हारी माँ जब तुम 9 साल के थे तब भाग गई और तुम्हारा पिता अभी भी डकैती के लिए जेल में है। तुम्हारी कोई प्रेमिका भी नहीं है, फिर भी तुम 3 महीने के बेटे की बात करते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे धोखा देना इतना आसान है? आदमी दंग रह गया, कांपते हुए पूछ रहा था, आप कैसे जानते हैं? मैं क्या नहीं जानता। जय सिंह ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और ठंड से कहा, मैं ये भी जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने ललित को घायल किया और उसे भीतरी कमरे में फेंक दिया, वो तुम थे। तुम आदमी हक्का बक्का रह गया। जय सिंह ने जो कहा वो निर्विवाद रूप से सच था, लेकिन जय सिंह को ये बातें कैसे पता चली? उसे ये एहसास नहीं था कि जय सिंह ने पहले ही उस पर सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था और उसकी हरकतें जय सिंह से छिपी नहीं थी। अब तुम शांति से मर सकते हो। जय सिंह ने उस आदमी को उठाया और उसे सीधे आग की लपटों में फेंक दिया। ये दुष्ट द्वेष से भरे हुए अंततः आग में नष्ट हो गए। विडंबना यह है कि ये एक ऐसी आग थी जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था और अब ये उन्हें जिंदा भस्म कर रही थी। यशवर्धन यादव खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसका भाव अवर्णनीय था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आह भरी और सीधे अपनी तलवार पर सवार होकर उड़ गया। हम फिर किसी दिन मिलेंगे, यशवर्धन यादव ने बस इतना ही पीछे छोड़ा। जय सिंह ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। वो यशवर्धन यादव का सम्मान करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उससे सहमत था। वो और यशवर्धन यादव मौलिक रूप से अलग लोग थे। वो यशवर्धन यादव की उदारता को प्राप्त नहीं कर सकता था, नहीं। यशवर्धन यादव उसी तरह के संतोषजनक प्रतिशोध के साथ कार्य कर सकता था। जल्द ही कई कारें जल्दी में दौड़कर आईं। वाहन जय सिंह के पास चीखते हुए रुके पंचम सेठ ने अपने आदमियों के एक समूह का नेतृत्व किया। सभी गुस्से में दिख रहे थे जैसे वे बाहर निकले। धिक्कार है, मई की नाग प्रमुख सभा के दौरान किस अंधे मूर्ख ने सरहद नगर में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की जीने से ऊब गया है। पंचम सेठ कोसते हुए नीचे आया। मई की नाग प्रमुख सभा में दोनों प्रांतों के प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए थे।
उसके लिए अपनी धाक जमाने का एक आदर्श अवसर। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी निगरानी में परेशानी पैदा होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो गुस्से में था। जय सिंह ने मुड़कर ठंड से कहा, पंचम सेठ। जय सिंह को देखकर पंचम सेठ लड़खड़ा गया, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। वो भी अभी अभी नाग प्रमुख सभा में था। मंच पर जय सिंह के प्रदर्शन को देखते हुए कई नायकों के खिलाफ लड़ते हुए वो जय सिंह की विंध्य प्रदेश में स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और ये कि जय सिंह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं उकसा सकता था। मास्टर जय पंचम सेठ जल्दी से दौड़ा। आप यहाँ क्यों हैं? क्या हुआ? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? जय सिंह ने पंचम सेठ के पीछे के लोगों पर ठंड से एक नजर डाली। इतने सारे लोगों को यहाँ लाकर क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? पंचम सेठ को तुरंत ठंडा पसीना आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मास्टर जय, कृपया मजाक न करें। भले ही मेरे पास शेर का दिल और तेंदुए की हिम्मत होती, मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने बस सुना कि कुछ परेशानी हुई है, और चूंकि ये मई की नाग प्रमुख सभा है, मैं लोगों को जांच के लिए लाया था। अगर मुझे पता होता कि मास्टर जय यहां, तो मैं आपको परेशान करने और यहां आने की हिम्मत नहीं करता। निश्चिंत रहें, मैं उन्हें तुरंत वापस ले जाऊंगा। हम तुरंत चले जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। जय सिंह ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर कहा, जब तुम यहां हो तो मेरे साथ रहो और किसी से मिलने का इंतजार करो।